हेलो स्टूडेंट्स, आई एम सिमरन एंड वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल आशीष तिवारी। आज का वीडियो बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 4 पर बेस्ड रहने वाला है, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं भारत में शिक्षा नीति एवं व्यवहार। स्टूडेंट्स, आज का जो वीडियो रहने वाला है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे बेस्ड रहने वाला है और साथ ही साथ ये वीडियो आपकी एग्जाम फोकस वीडियो रहने वाली है। आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर, वो भी हिंदी मीडियम में, जिनके डायरेक्टली एग्जाम में आने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। ये क्वेश्चन हमने रैंडमली पिक नहीं करे हैं, बल्कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और टीचर सजेशन के बेस पे ही केयरफुली सिलेक्ट किए हैं। अगर तुमने ये 10 क्वेश्चन अच्छे से समझ लिए, पढ़ लिए, तो मान लो एग्जाम का 80 से 90% पेपर यहीं से ही कवर हो जाएगा। तो ये सिंगल वीडियो ही आपके एग्जाम पर्पज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ओनली इस वीडियो से आप अच्छे खासे स्कोर कर सकते हैं। अपने एग्जाम में अदर किसी वीडियो को आपको देखने की फिर नीड नहीं पड़ेगी। तो स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप सभी को टाइम पर मिल जाए। और हाँ, इस वीडियो में आप सभी के लिए एक स्पेशल गिव अवे भी है। आप सभी के लिए मैं वीडियो में कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछूंगी जो आपके इसी सब्जेक्ट से रहने वाले हैं। जिस भी स्टूडेंट ने सबसे पहले और सबसे करेक्ट आंसर दिए, हम उन्हें 3 लकी विनर्स को हम अपने अनाउंस करेंगे अपने व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल पर। अनाउंस होते के साथ ही फिर हम उन्हें 3 लकी विनर्स को फ्री पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड कराएंगे। तो अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि वीडियो के नीचे ही डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। तो फॉलो करके जरूर रख लीजिएगा, ताकि आपको टाइम पर पता चल पाए कि लकी विनर्स कौन है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि गिव अवे का क्वेश्चन किसी भी मोमेंट पे आ सकता है। और सबसे बेस्ट बात ये कि हमारे लेक्चर फ्री रहते हैं, आप सभी के लिए एकदम 100% फ्री वीडियो सीरीज रहती है। लेकिन अगर आप इन सभी लेक्चर के वेल ऑर्गेनाइज्ड नोट्स परचेज करना चाहते हैं तो वो भी हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है। इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम दोनों में ही अवेलेबल है, जिनका प्राइस हमने स्टूडेंट फ्रेंडली रखा है। डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा। और नोट्स का प्राइस भी यहाँ पे आपको ओनली 50 रुपीज़ यहाँ पे रहने वाला है। तो अगर आपको नोट्स चाहिए है तो वेबसाइट में लिंक दिया गया है, डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक दिया गया है, आप वहाँ से जाके डायरेक्ट परचेज कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को, जिसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, जो आपके एग्जाम के लिए गेम चेंजर साबित होंगे। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है वो ये है कि महिला शिक्षा के संबंध में राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी आपका एनईपी 1986 की मुख्य विशेषता क्या है। या फिर एग्जामिनर आपसे इस क्वेश्चन को ट्विस्ट करके भी पूछ सकता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा वो ये है कि 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी ने उस अवधि के दौरान भारत की व्यापक सामाजिक और विकासात्मक आकांक्षाओं को कैसे प्रतिबिंबित किया, और पिछले कुछ वर्षों में इसके कार्यान्वयन में सामने आने वाली कुछ प्रमुख चुनौतियां क्या क्या है। ठीक है, तो ऊपर जो हमने क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें हमसे पूछा गया है कि महिला शिक्षा के संबंध में जो भी हमारी एनईपी बनी थी 1986 में, उसकी क्या विशेषताएं रही है। और वही ये क्वेश्चन आपसे इस तरीके से घुमा के भी पूछा जा सकता है कि 1986 की जो एनईपी रही है उसके उस टाइम पीरियड के दौरान भारत के अंदर सामाजिक और विकासात्मक आकांक्षाएं किस तरीके से नजर आई थी, और साथ ही पिछले जो वर्ष जो बीते हैं, ठीक है, पिछले कुछ वर्षों में आने वाली चुनौतियां कौन कौन सी रही है इस नीति के सामने। तो इसको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले यहाँ पे परिचय को जान लेते हैं। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी 1986 नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन भारत सरकार द्वारा बनाई गई थी। ये एक व्यापक शिक्षा नीति थी, जिसका उद्देश्य क्या था कि भारत के अंदर जो आपकी शिक्षा प्रणाली है उसे दोबारा से पुनः गठित करना और सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विकास के अनुरूप बनाना। विशेष रूप से महिला शिक्षा के संदर्भ में ये जो नीति थी वो महिलाओं को शिक्षा के माध्यम से सशक्त बनाना और उन्हें समान अवसर प्रदान करना, ताकि समाज में जो आपकी लैंगिक असमानताएं हैं उन्हें समाप्त करने पे ये जो थी आपकी केंद्रित थी। यानी आपकी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो थी, यानी एनईपी जो 1986 की जो एनईपी थी, इसको बनाने का मेन मोटिव यही था कि समाज के अंदर जो आपका एजुकेशन सिस्टम जो है, शिक्षा की जो प्रणाली है, उसके अंदर सुधार लाया जाए। उसके अंदर आपके सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक रूप को ध्यान में रखते हुए इस तरीके से आपकी शिक्षा प्रणाली को पुनः गठित किया जाए कि जिससे आपके समाज के अंदर जो भी असमानताएं हैं, चाहे वो लैंगिक भेदभाव से संबंधित असमानताएं हो, या फिर आपकी सामाजिक रूप से हो, या फिर आर्थिक रूप से हो। और ये जो एनईपी थी 1986 की, इसमें महिला सशक्तिकरण के बारे में ज्यादा जोर दिया गया था। महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए, उन्हें समाज के अंदर समान रूप से अवसर प्रदान कराने के लिए। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट स्टेंजा क्या कहता है, नेक्स्ट पैराग्राफ, कि महिला शिक्षा का अर्थ केवल महिलाओं को साक्षर
साक्षर बनाना नहीं है, बल्कि उनको इस प्रकार से शिक्षित करना है कि वो आत्मनिर्भर बन सके, अपने अधिकारों के लिए जागरूक हो सके और समाज के हर क्षेत्र में सक्रिय रूप से भाग ले सके। 1986 की ये नीति ऐसे समय में लागू की गई थी जब भारत में महिलाओं की शिक्षा की जो स्थिति थी वो कमजोर थी और सामाजिक रूढ़ियां और उनके विकास में बाधा बन रही थी। इसलिए इस नीति ने शिक्षा को महिलाओं के सशक्तिकरण और राष्ट्रीय विकास के रूप का, हम कह सकते हैं, प्रमुख साधन रहा है। यानी महिला शिक्षा का अर्थ यहाँ पे क्या है कि सिर्फ महिलाओं को साक्षर बनाना नहीं है, सिर्फ उन्हें पढ़ाना लिखाना नहीं है, बल्कि ये जो आपकी महिला शिक्षा जो है, इसके अंदर इसका मेन जो उद्देश्य है वो यही है कि साक्षरता के साथ साथ, यानी महिलाओं को पढ़ी लिखी बनाने के साथ साथ उन्हें इंडिपेंडेंट भी बनाया जाए, आत्मनिर्भर भी बनाया जाए और उनके कौन कौन से राइट्स है, कौन कौन से अधिकार है, उनको पता होने चाहिए, वो जागरूक होनी चाहिए, समाज के अंदर उनकी क्या भूमिका है और उनके अधिकार कौन से हैं और किस तरीके से वो आत्मनिर्भर बन सकती हैं। ये सारी चीजें महिला शिक्षा के अंतर्गत, इसमें जो आपकी एनईपी 1986 की थी, उसमें महिला शिक्षा को सिर्फ आपको पढ़ाने लिखाने से ही नहीं जोड़ा गया, बल्कि महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक बनाने के लिए, समाज में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए भी ये प्रेरित करती है। ठीक है। और साथ ही साथ जो आपकी 1986 की जो एनईपी थी, ऐसे समय में लागू की गई थी जब महिलाओं की जो शिक्षा थी ना, वो बहुत ज्यादा कमजोर थी। मतलब महिलाओं की जो शिक्षा के बारे में उस टाइम पे महिलाओं के ऊपर हम कह सकते हैं कि महिलाओं के बारे में कोई भी उनकी शिक्षा के बारे में नहीं सोचता था, या फिर हम कह सकते हैं कि जो सामाजिक रूढ़ियां जो थी ना, रूढ़िवादी सोच जो थी, वो बहुत ज्यादा समाज के अंदर थी उस समय पे, जिस समय पे आपकी 1986 की नीति को लागू किया गया। तो सामाजिक रूढ़ियां थी वो महिलाओं के विकास में बाधा बन रही थी। इसलिए आपकी जो 1986 की जो एनईपी थी, इसको लाया गया ताकि महिलाओं का सशक्तिकरण हो सके और साथ ही साथ आपका राष्ट्रीय विकास भी हो सके। ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले हम जानते हैं कि जो आपकी महिला शिक्षा के संदर्भ में एनईपी 1986 की जो मुख्य विशेषता थी वो कौन कौन सी थी। जैसा मैंने अभी आपको बताया, एनईपी 1986 की सबसे पहली विशेषता यही है कि महिला सशक्तिकरण पे इन्होंने जोर दिया। ये जो नीति थी वो महिला सशक्तिकरण को शिक्षा का मुख्य उद्देश्य यहाँ पे माना गया। शिक्षा के माध्यम से महिलाओं में आत्मविश्वास, जागरूकता, आत्मनिर्भरता को विकसित करने पर ज्यादा जोर दिया गया। ठीक है, बल दिया गया, जिससे वे अपने अधिकारों को समझ सके और सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक गतिविधियों में सक्रिय रूप से भागीदारी वो ले सके। ठीक है। तो यानी पहली जो विशेषता जो है महिला शिक्षा की, एनईपी 86 की जो पहली विशेषता है वो यही कहती है कि महिलाओं को सशक्तिकरण पे इन्होंने जोर दिया है। यानी महिलाओं को आत्मविश्वासी बनाने में, उन्हें जागरूक बनाने में, आत्मनिर्भर बनाने में इस नीति के अंदर सबसे ज्यादा जोर दिया गया। और साथ ही साथ महिलाओं का सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक गतिविधियों में भी सक्रिय रूप से वो भागीदारी ले, इसलिए भी उन्हें प्रेरित किया गया। ठीक है। उसके बाद आपका जो सेकंड जो अवसर जो है, ठीक है, सेकंड जो क्वालिटी जो है, या हम कह सकते हैं सेकंड विशेषता जो थी 1986 की एनईपी की, वो ये थी कि सभी महिलाओं को समान अवसर मिले। ठीक है। ये नीति ये सुनिश्चित करने का भी प्रयास किया है इस नीति ने कि जो लड़कियों को लड़कों के समान शिक्षा के अवसर प्राप्त हो। इसके लिए विशेष रूप से जो आपके ग्रामीण, पिछड़े और वंचित वर्ग की जो महिलाएं हैं, महिलाओं के लिए इसमें योजनाएं बनाई गई ताकि वे भी शिक्षा से जुड़ सके और सामाजिक मुख्यधारा में शामिल हो सके। ठीक है। यानी आपका जो यहाँ पे सेकंड पॉइंट जो है वो क्या कहता है, एनईपी 86 का सेकंड विशेषता क्या कहती है कि समाज के अंदर जो लड़कों की भागीदारी है, या हम कह सकते हैं जो लड़कियों की जो भागीदारी है शिक्षा के अंदर, उन दोनों को ही समान रूप से अवसर मिले, इक्वालिटी मिले। ठीक है, शिक्षा के अंदर, चाहे फिर वो आपके ग्रामीण क्षेत्र हो या फिर पिछड़े वर्ग से आते हो, लड़की लड़के दोनों। ठीक है, चाहे आपकी वंचित वर्ग की महिलाएं हो, सभी के लिए ये जो नीति बनाई गई, उसके अंदर जितनी भी योजनाएं बनाई गई वो शिक्षा से संबंधित जोड़ा गया उन्हें, ताकि सामाजिक मुख्यधारा जो है समाज के अंदर सुधार लाया जा सके। सभी वर्गों के लड़कियों को, लड़कों को समान रूप से शिक्षा का अवसर प्राप्त हो सके, वो भी अपनी शिक्षा को प्राप्त कर सके। ठीक है, आगे बढ़ सके। उसके बाद है आपका थर्ड पॉइंट, तीसरी विशेषता क्या कहती है, लैंगिक भेदभाव का उन्मूलन। ठीक है, तो तीसरी विशेषता को अगर हम सिंपल भाषा में समझे तो देखो, शिक्षा को समाज में व्याप्त लैंगिक भेदभावों को समाप्त करने का एक प्रभावी साधन माना गया है। फिर चाहे आपका पाठ्यक्रम हो या फिर पुस्तकें हो या फिर शिक्षण प्रक्रिया हो, इन सभी में महिलाओं की सकारात्मक छवि प्रस्तुत करना तथा रूढ़िवादी सोच को बदलने पर जोर दिया गया है, जिससे समानता और सम्मान की भावना सभी के अंदर विकसित हो सके। यानी अगर हम इसे समझे, तीसरे पॉइंट को, तीसरी विशेषता क्या कहती है, एनईपी 1986 की तीसरी विशेषता क्या कहती है कि
लैंगिक भेदभाव का उन्मूलन करना, यानी शिक्षा जो है ना समाज के अंदर, जो हमारी लैंगिक भेदभाव जो है ना, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन जो है, उसको भी समाप्त करने में इसको एक हम कह सकते हैं प्रभावी साधन माना गया है। ठीक है, कैसे माना गया है? क्योंकि आपने समाज में देखा है, ठीक है, समाज के अंदर जितनी भी कुरीतियां हैं या फिर हम कह सकते हैं जितने भी भेदभाव हैं या फिर असमानताएं हैं, वो समाज के लोगों की वजह से ही और समाज के वर्गों की वजह से ही उत्पन्न हुई है। क्या आप सभी ने कभी सुना है कि अगर कोई सपोज दैट कोई लड़की पैदा होती है या कोई लड़का पैदा होता है, तो क्या भगवान की तरफ से ही उन्हें सिलेक्ट करके भेजा जाता है कि पिंक कलर जो है वो लड़कियों का है, ब्लू जो है वो लड़कों का है? या फिर हम देखते हैं, अगर हम जेंडर डिस्क्रिमिनेशन अगर हम बच्चों के बीच में ये बात करें, बच्चों को ध्यान में रखते हुए करें, या फिर हम कह सकते हैं किशोर अवस्था तक भी अगर हम देखें ये सारी चीजें लैंगिक भेदभाव को, तो देखो जन्म से ही क्या होता है, जैसे हमें पता चलता है, समाज के अंदर पता चलता है कि लड़की ने जन्म लिया या लड़के ने जन्म लिया, तो समाज उसी के हिसाब से क्या करता है, सारी चीजें स्टार्ट कर देता है। ठीक है, सपोज दैट कोई लड़की है, लड़की का अगर जन्म हुआ है, तो समाज के लोग क्या करेंगे कि उसको, आप देख लीजिए, आप रंग भेदभाव भी कर सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि रंगों के ऊपर भी हमने देखा है कई बार कि अगर लड़की है तो वो पिंक कलर, लाइट कलर ही यूज करेगी, अगर लड़का है तो वो ब्लू कलर की चीजें ही यूज करेगा, अगर लड़की है तो वो डॉल से ही खेलेगी, लड़का है तो वो गाड़ियों से ही खेलेगा, अगर लड़की है तो वो उसको सीमित उसको शिक्षा दी जाएगी, अगर लड़का है तो उसे बाहर भेजा जाएगा विदेश में पढ़ने के लिए। तो ये सारी जो चीजें हैं ना, ये जो असमानताएं हैं, ये जो कुरीतियां हैं, वो भगवान की तरफ से या किसी ईश्वर की तरफ से हमें प्राप्त नहीं होती, बल्कि समाज के अंदर कुछ ऐसे रूढ़िवादी तत्व जो है, रूढ़िवादी सोच के जो तत्व हैं, कुछ ऐसे असामान्य वर्ग जो है, जिनकी वजह से ये सारी कुरीतियां समाज में उत्पन्न होती हैं। तो वहीं अगर हम बात करें 1986 की पॉलिसी की, तो ये लैंगिक भेदभाव को समाप्त करने के लिए बनाई गई थी, ताकि चाहे वो आपकी लड़की हो, चाहे वो आपके लड़के हो, ठीक है, मतलब कोई भी लिंग के हो, चाहे वो स्त्री हो, महिलाओं हो, पुरुष हो, ठीक है, सभी को पढ़ने का अधिकार हो, लैंगिक भेदभाव समाज के अंदर से खत्म हो। और महिलाओं की अगर हम शिक्षा की अगर हम बात करें, तो हमेशा से ही महिलाओं को हमने देखा है, उनकी जो छवि है उसे एकदम सकारात्मक रूप से प्रस्तुत किया गया है। और स्टार्टिंग से ही जितनी भी हमारी एजुकेशन के अंदर, एजुकेशन सिस्टम के अंदर, शिक्षा प्रणाली के अंदर जितनी भी आपकी नीतियां बनाई गई हैं, वो रूढ़िवादी सोच को बदलने के लिए ही बनाई गई है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यानी समाज के अंदर जितनी भी असमानताएं हम लोग देखते आए हैं, और ये सारी चीजें आपने या मैंने कभी ना कभी अपने समय में फेस करी है। ठीक है, चाहे हमारा वो चाइल्डहुड हो, चाहे बचपन हो, चाहे वो आपकी किशोर अवस्था हो, या फिर आपकी पौड़ अवस्था हो, आप सभी ने कहीं ना कहीं ये भेदभाव आपको देखने को मिला होगा। ठीक है, तो जितनी भी हमारी शिक्षा प्रणाली के अंदर, या फिर हम कह सकते हैं एजुकेशन सिस्टम के अंदर जितनी भी आपकी एनईपीज बनी है, वो रूढ़िवादी सोच को खत्म करने में ही उन्हें बनाया गया है। ठीक है, यहाँ पे ये नहीं है कि महिलाओं को ही इसमें स्तर पे रखा गया है, महिलाओं की बात नहीं है यहाँ पे, दोनों ही लिंग को समान रूप से ऊपर उठाने की बात की गई है। यानी चाहे वो आपका पुल्लिंग हो या फिर स्त्रीलिंग हो, दोनों के लिए ही इक्वल ही बात की गई है जितनी भी हमारी एनईपीज बनी है। और रूढ़िवादी सोच जो समाज के अंदर असमानता को पैदा कर रही है, उसको खत्म करने के लिए ही हमारी एनईपीज बनती है समय समय पे, ताकि आपकी जो भी पाठ्यक्रम है, जो भी आपकी पुस्तकें हैं, जो भी आपकी शिक्षण की प्रक्रियाएं हैं, या फिर हम कह सकते हैं टीचिंग प्रोसेस जो भी है आपका, उसको ध्यान में रख के उसके अंदर से जो आपके जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है उसको समाप्त करने के लिए ही आपकी एनईपीज बनाई जाती है। वहीं अगर 1986 के प्रोस्पेक्टिव से देखें, तो ये भी इसलिए बनाई गई थी ताकि समाज के अंदर आपकी रूढ़िवादी सोच को खत्म कर दिया जाए। समाज के अंदर चाहे वो स्त्रीलिंग हो चाहे पुल्लिंग हो, दोनों के लिए ही आपकी समानता समाज के अंदर देखने को मिले, और सभी के लिए सम्मान भावना, सभी के लिए रिस्पेक्ट होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद फोर्थ पॉइंट जो है, देखो फोर्थ पॉइंट क्या कहता है, विशेष योजना और कार्यक्रम। इसकी विशेषता क्या रही है एनईपी 1986 की? चौथी जो विशेषता है वो क्या कहती है, इस एनईपी ने ना 1986 की एनईपी ने ना अपनी अलग अलग योजनाएं बनाई हैं, प्लानिंग बनाई है, ठीक है, प्रोग्राम्स बनाए हैं, कार्यक्रम बनाए हैं। किस प्रकार से बनाए? देखो, महिलाओं के लिए कई विशेष योजनाएं इसने शुरू करी, जिनका उद्देश्य क्या था कि महिलाओं को एजुकेटेड बनाना, शिक्षित बनाना, और साथ ही साथ सशक्त बनाना। ठीक है, और 1988 में ये इसे स्टार्ट कर दिया गया था। महिला समाख्या कार्यक्रम इसका प्रमुख उदाहरण है, जिसने महिलाओं में जागरूकता और आत्मविश्वास और सामूहिक संगठन की भावना को बढ़ावा दिया है। देखो, जब भी कोई एनईपी बनती है ना, तो उसके अंदर ना एक पूरा फ्रेमवर्क रेडी किया जाता है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप सभी सीक्वेंस उसमें डाले जाते हैं, सभी क्रमबद्ध तरीके से चीजों को प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, फिर चाहे आपकी योजनाएं हो, यानी आपकी प्लानिंग हो, या फिर आपके प्रोग्राम्स हो। तो यानी एनईपी
1986 को जब बनाया गया ना, इसके अंदर भी कुछ ऐसे प्लानिंग्स को और प्रोग्राम्स को एड ऑन किया गया ताकि जो आपकी महिला एजुकेशन जो है, ठीक है, महिला शिक्षा जो है, महिलाओं को, इसका जो मुख्य उद्देश्य रहा इस योजना के इस एनईपी के अंदर योजना और कार्यक्रम यानी आपकी प्लानिंग और प्रोग्राम को बनाने का जो उद्देश्य रहा वो यही रहा ताकि आपकी जो महिलाएं हैं वो ज्यादातर शिक्षित हो सके और सशक्त बन सके। उसके बाद 1988 में ये स्टार्ट कर दिया गया था। सबसे पहला जो इसमें प्रोग्राम चला वो चला था समाख्या कार्यक्रम, ठीक है, जिसके अंदर महिलाओं को जागरूक किया गया ठीक है, उनके अंदर आत्मविश्वास को उत्पन्न किया गया कि वो अपने लिए कुछ ना कुछ कर सकती हैं, ठीक है, उनके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस को डेवलप करा गया और साथ ही साथ उनका एक सामूहिक संगठन की भावना को भी उन्हें बढ़ावा दिया गया। यानी उन्हें सिखाया गया कि आप अकेले नहीं हो, जब आप अपने लिए आवाज उठाओगे तो बाकी सब भी आपके साथ संगठित है, यानी एक साथ है। तो यहाँ पे सामूहिक संगठन की भावना को भी इस एनईपी ने बढ़ावा दिया। अब हम बात करते हैं इसका पांचवी विशेषता की। पांचवी विशेषता क्या है कि गैर औपचारिक शिक्षा, जिसको हम नॉन फॉर्मल एजुकेशन के नाम से भी जानते हैं। अब ये क्या थी 1986 की एनईपी में? तो अगर हम गैर औपचारिक शिक्षा की बात करें तो देखो इसके अंदर क्या था कि जो लड़कियां औपचारिक रूप से विद्यालय नहीं जा पाती थी ना, उनके लिए अलग अलग ऑप्शंस रखे गए, विकल्प रखे गए, ताकि जो शिक्षा की जो व्यवस्था है ना वो बनी रहे, या फिर हम कह सकते हैं फ्लेक्सिबल एजुकेशन सिस्टम यहाँ पे एनईपी 1986 ने प्रोवाइड कराया, ठीक है, ताकि परिस्थितियों के अनुसार हम शिक्षा प्रदान करें महिलाओं को, चाहे वो घरेलू रूप से हो, चाहे वो आर्थिक बाधाओं की वजह से अपनी पढ़ाई ना कर पा रही हो। तो यहाँ पे क्या हुआ 1986 की जो आपकी प्रणाली थी ना शिक्षा की, इसके अंदर ना फ्लेक्सिबल रखा गया उसको, ठीक है। फ्लेक्सिबल क्यों रखा गया? क्योंकि कई ऐसी आपने देखा होगा कई ग्रामीण स्तर पर कुछ महिलाएं हैं, ठीक है, जो हम कह सकते हैं अभी भी आपको ग्रामीण स्तर पे देखने को मिलेगा, गांव वाले एरियाज में, जहाँ पे महिलाओं को आज के समय में भी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं मिलती है, उनकी शिक्षा को लेके हो, चाहे फिर उनके अधिकारों को लेके हो, ठीक है। तो इसकी अगर हम बात करें, अगर हम 1986 की एनईपी की बात करें तो इसके अंदर पता है इसको ना फ्लेक्सिबल रखा गया। क्यों रखा गया? क्योंकि कई जो ग्रामीण स्तर की जो महिलाएं थी ना, जो गांव से जो लड़कियां थी गांव की, पढ़ना चाहती थी, तो वो औपचारिक विद्यालयों में नहीं जा पाती थी, कई रीजंस होते थे, ठीक है, या फिर हो सकता है वहाँ पे विद्यालय मतलब उपलब्ध ना हो, ठीक है, स्कूल्स ना हो, या फिर उनके कुछ घरेलू कारणों की वजह से वो नहीं जा पाती थी। तो इसलिए ना उनके लिए विकल्प रखा गया, यानी ऑप्शनल रखा गया। हमारे एजुकेशन सिस्टम को फ्लेक्सिबल शिक्षा प्रणाली बनाया गया, यानी कि लचीली शिक्षा प्रणाली बनाया गया, ताकि परिस्थिति के अनुसार हर महिला अपनी शिक्षा को पढ़ सके, चाहे वो कोई भी बाधाएं हो, ठीक है, कोई भी बाधा हो, चाहे वो घरेलू रूप से ना पढ़ पा रही हो, चाहे वो आर्थिक रूप से सक्षम ना हो, इस वजह से ना पढ़ पा रही हो। लेकिन यहाँ पे एनईपी 86 ने क्या कहा कि हम गैर औपचारिक शिक्षा रखेंगे, नॉन फॉर्मल एजुकेशन रखेंगे, कि महिलाएं अपना घर बैठे भी अपनी शिक्षा को कंप्लीट कर पाएंगी, पूरा कर पाएंगी, ठीक है। अब जो यहाँ पे 6 पॉइंट जो है, छठी विशेषता जो है वो क्या कहती है एनईपी 1986 की, कि वयस्क शिक्षा यानी आपकी अडल्ट एजुकेशन, अडल्ट एजुकेशन जो है ना ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? देखो, निरक्षर महिलाएं के लिए साक्षरता कार्यक्रम चलाए गए, ठीक है, जिनका उद्देश्य उन्हें लिखना पढ़ना सिखाना के साथ साथ स्वास्थ्य और स्वच्छता, जीवन कौशल से संबंधित ज्ञान प्रदान करना था, जिससे उनका समग्र विकास हो सके। देखो यहाँ पे एनईपी 1986 की जो छठी विशेषता थी ना वो ये थी कि यहाँ पे महिलाओं को जो भी हमने कार्यक्रम चलाए, ठीक है, जो भी योजनाएं चलाई, कार्यक्रम चलाए, उनसे क्या हो रही है, महिलाएं शिक्षित तो हो रही हैं, लेकिन अडल्ट एजुकेशन इसलिए चलाई गई क्योंकि उनको पढ़ने लिखने के साथ साथ उन्हें पता होना चाहिए उनके स्वास्थ्य के बारे में। आपने देखा होगा अब कई बार, ठीक है, आज के समय में भी कई ऐसे गांव के एरियाज हैं जहाँ पे महिलाओं को उनके स्वास्थ्य के बारे में पता ही नहीं होता है, ठीक है। कई महिलाएं ऐसी होती हैं जिनकी हम कह सकते हैं जो मानसिक रूप से भी हम कह सकते हैं स्वस्थ नहीं होती है, शारीरिक रूप से भी नहीं होती है, या फिर गर्ल्स की कितनी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है, चाहे वो मासिक धर्म से संबंधित हो, या फिर आपका पीसीओडी हो, या फिर हम कह सकते हैं कोई भी इन्फेक्शन हो। तो ये सारी चीजें, ताकि महिलाओं को, चाहे वो आपकी ग्रामीण स्तर की जो महिलाएं हैं ना, उन्हें पता होना चाहिए, पढ़े लिखे होने के साथ साथ उन्हें पता होना चाहिए उनके स्वास्थ्य के बारे में, ठीक है, कि उनको किस प्रकार से कौन सी बीमारी है और किस तरीके से वो अपना टेक केयर करेंगे। और साथ ही साथ स्वच्छता और जीवन कौशल भी एडल्ट एजुकेशन ने उन्हें सिखाए हैं। स्वच्छता मीन्स हाइजीन मेंटेन करके कैसे रखना। आपने देखा होगा गांव के एरियाज में ज्यादातर हमें हाइजीन देखने को नहीं मिलता है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे हमारे जो सोर्सेज होते हैं ना हाइजीन मेंटेन करने के, वो बहुत कम होते हैं, ठीक है। तो एडल्ट एजुकेशन क्या है कि जो आपकी महिलाएं हैं,
ठीक है, उनको बताना, उन्हें अवेयर करना, जागरूक उन्हें करना, उन्हें ज्ञान देना, नॉलेज देना, ताकि उन्हें शिक्षा के साथ साथ उन्हें पता हो कि उनका स्वास्थ्य जो है वो कितना अच्छा है, या वो अपना ध्यान किस तरीके से रखेंगे अपनी सेहत का, अपने परिवार का और स्वच्छता का, और साथ ही साथ जीवन के अंदर कौन कौन से ऐसे महत्वपूर्ण कौशल आपके होते हैं जिनसे वो आगे चल के अपनी आर्थिक स्थिति को सुधार सकती हैं। तो इन सारी चीजों पे आपकी 1986 की जो एनईपी थी इन्होंने बताया। ठीक है, छठी विशेषता इनकी ये थी कि वयस्क शिक्षा देना, एडल्ट एजुकेशन देना, यानी साथ ही साथ आपको पढ़ना लिखना सिखाना, साथ ही साथ आपको अवेयर भी करना इन सारी चीजों के लिए। ठीक है, ताकि एक महिला का होलास्टिक डेवलपमेंट हो सके, यानी समग्र विकास हो सके। ठीक है जी, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे जो है हमारा जो नेक्स्ट हेडिंग जो है वो है कि एनईपी 1986 में सामाजिक और विकासात्मक आकांक्षाओं का प्रतिबिंब क्या है। ठीक है, यानी 1986 की जो एनईपी थी उस टाइम पे जब अप्लाई करा गया तो उस समय समाज की क्या स्थिति थी, किस प्रकार से उसकी आकांक्षाएं थी, विकासात्मक आकांक्षाएं हमने किस तरीके से रखी हुई थी। ठीक है, तो इन सारी चीजों को हम समझते हैं। देखो, फर्स्ट पॉइंट क्या है यहाँ पे, सामाजिक न्याय, यानी आपका सोशल जस्टिस। तो नीति ने समाज के कमजोर वर्गों को सबसे पहले प्रायोरिटीज दी, यानी प्राथमिकता दी। ठीक है, शिक्षा के माध्यम से समानता स्थापित करने का प्रयास करा, चाहे वो आपका एससी वर्ग हो या एसटी हो, ओबीसी हो, और महिलाओं के लिए विशेष सुविधाएं यहाँ पे प्रदान की गई, जिससे सामाजिक असमानताओं को यहाँ पे हम कम कर सकते हैं। यानी एनईपी 1986 जब अप्लाई की गई तो सबसे पहले सामाजिक न्याय की इसमें बात की गई। इस नीति ने क्या करा कि समाज के अंदर जितने भी आपके कमजोर वर्ग है ना, उनको सबसे पहले आगे रखा, उनको प्राथमिकता दी, ताकि समाज के अंदर से हम जितनी भी असमानताएं हैं उन्हें खत्म कर सके। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले आपके एससी, एसटी, ओबीसी वर्ग को शामिल किया गया, और उनके साथ साथ महिलाओं को भी सुविधा प्रदान करने के लिए यहाँ पे बात की गई है। ठीक है, ताकि हमारे समाज के अंदर से जितनी भी असमानताएं हैं वो खत्म हो सके। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट की। सेकंड पॉइंट क्या है कि सार्वभौमिक शिक्षा। ठीक है, सार्वभौमिक शिक्षा का मीनिंग यहाँ पे क्या है कि सभी बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा सुनिश्चित कराया गया एनईपी 86 के अंदर। ठीक है, 1986 के अंदर, यानी जो यहाँ पे आपका सामाजिक और विकासात्मक आकांक्षाओं का जो प्रतिबिंब बना था उसके अंदर आपका सार्वभौमिक शिक्षा भी शामिल थी, यानी सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा जो थी यहाँ पे प्रोवाइड कराई गई थी। इसका ये उद्देश्य था, या हम कह सकते हैं लक्ष्य था, यानी सभी के लिए शिक्षा, जिसको हम SSA के नाम से भी जानते हैं शायद। तो यहाँ पे सभी के लिए शिक्षा की जो अवधारणा थी ना, उसको अपनाते हुए ये प्रयास किया गया कि कोई भी बच्चा जो है ना वो शिक्षा से वंचित नहीं रहेगा। ठीक है, सभी को पढ़ने का, लिखने का अधिकार है, आगे बढ़ने का अधिकार है। तो एनईपी 86 का जो विकासात्मक प्रतिबिंब यहाँ पे बना था, उसका सेकंड पॉइंट हमें ये समझाता है, सार्वभौमिक शिक्षा का मीनिंग यही है कि सभी के लिए शिक्षा, यहाँ पे ध्यान में रखते हुए इस लक्ष्य को यहाँ पे इसको बनाया गया। ठीक है, ताकि कोई भी शिक्षा से, कोई भी बच्चा जो है वो शिक्षा से वंचित ना रहे। ठीक है, उसके बाद है आपका थर्ड पॉइंट, राष्ट्रीय एकता और विकास। राष्ट्रीय एकता और विकास की बात करें तो शिक्षा को राष्ट्रीय एकता और सामाजिक समरता का माध्यम बनाया गया। ठीक है, इसके अंतर्गत जितने भी आपके छात्र हैं ना, उनको नैतिक मूल्यों, सामाजिक जागरूकता और राष्ट्रीय भावना का विकास करने पे यहाँ पे जोर दिया गया। यानी जो आपकी एनईपी 1986 का जो प्रतिबिंब बन रहा था, विकासात्मक और सामाजिक प्रतिबिंब, ठीक है, उसके अंदर क्या बोला गया कि जो आपकी राष्ट्रीय एकता और जो विकास है ना, उसको भी शामिल किया गया। यानी इसमें क्या माना गया कि जब तक आप सभी के लिए यहाँ पे बराबर शिक्षा नहीं होगी, समान रूप से अवसर नहीं होंगे, तो यहाँ पे हमारे राष्ट्र का विकास और हम कह सकते हैं राष्ट्रीय एकता का विकास यहाँ पे मतलब संभव नहीं है। तो इसके अंदर क्या हुआ कि शिक्षा के अंदर ना राष्ट्रीय एकता को और सामाजिक समरता का इसमें माध्यम बना ये एनईपी। क्यों बनी, कैसे बनी कि छात्रों के अंदर ना जब हम शिक्षा देंगे, जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको हम मोरल वैल्यूज सिखाएंगे। ठीक है, नैतिक मूल्यों से अवगत कराएंगे, उन्हें पता होना चाहिए एक अच्छे व्यक्तित्व के लिए कौन कौन से हमारे मूल्य शामिल होते हैं। ठीक है, हमारी राष्ट्रीय संस्कृति के बारे में उन्हें जागरूक करेंगे, ताकि उनके अंदर जो राष्ट्रीय की जो भावना है वो विकसित हो सके अपने नेशन को लेके। ठीक है, तो 1986 की जो आपकी विकासात्मक जो प्रतिबिंब बन रहा था, उसके अंदर राष्ट्रीय एकता और विकास को भी शामिल किया गया था, ताकि स्टूडेंट्स को जब हम शिक्षा दे तो उन्हें पता होना चाहिए कि नैतिक मूल्य किस प्रकार से होते हैं, और राष्ट्रीय संस्कृति के बारे में उन्हें जागरूक करना है, ताकि राष्ट्रीय भावना के ऊपर भी आपका डेवलपमेंट हो सके। ठीक है, उसके बाद आपका फोर्थ पॉइंट है आधुनिकरण। आधुनिकरण की अगर हम बात करें तो इसके अंदर ना नीति ने शिक्षा को आधुनिक बनाने पे ज्यादा जोर दिया था। ठीक है, इस नीति ने शिक्षा को आधुनिक बनाने के लिए, यानी मॉडर्न इसमें
मॉडर्न चीजों का इसमें यूज करा गया। विशेष रूप से इसके अंदर ना आपके विज्ञान और तकनीकी शिक्षा को हम कह सकते हैं सिंपल भाषा में बढ़ावा दिया, यानी आपकी जो टेक्नोलॉजीज है और जो आपका साइंस है उसको इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई। शिक्षा को ना यहाँ पे रोजगार से भी जोड़ा गया और साथ ही साथ व्यवहारिक ज्ञान प्रदान करने की भी इसमें दिशा के प्रयास किए गए। ठीक है, उसके बाद है आपका मानव संसाधन विकास, जिसको हम ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के नाम से भी जानते हैं, यानी शिक्षा को ना मानव संसाधन विकास का आधार माना गया और कुशल, प्रशिक्षित तथा शिक्षित जनशक्ति तैयार करने पे यहाँ पे जोर दिया गया, जिससे देश के आर्थिक विकास को भी प्रगति मिल सके। ठीक है, अब हम बात करते हैं 1986 की जो आपकी एनईपी थी उसके सामने कौन कौन सी चुनौतियां थी जो ये सक्सेसफुल नहीं हो पाई। ठीक है, तो देखो पहली चुनौती क्या थी कि संसाधनों की कमी थी। नीति को बनाते समय जो भी हमारे वित्तीय साधन थे ना, ठीक है, वित्तीय संसाधन जो थे यानी फाइनेंशियली रिसोर्सेज जो थे उनकी कमी के कारण और एक स्ट्रक्चर की कमी के कारण, ठीक है, एक हम कह सकते हैं फाउंडेशन स्ट्रक्चर के कारण, आधारभूत संरचना की कमी के कारण ज्यादातर एरियाज में हमें देखने को मिला कि विशेषकर आपके जितने भी ग्रामीण क्षेत्र है ना वहां पे एक तरीके से बाधा देखने को मिली इसको अप्लाई करते समय। ये पहली चुनौती थी। ठीक है, उसके बाद दूसरी चुनौती की अगर बात करें तो सामाजिक बाधाएं और लैंगिक भेदभाव, यानी पारंपरिक सोच, बाल विवाह, गरीबी, घरेलू जिम्मेदारियों के कारण कई क्षेत्रों में ना लड़कियों की शिक्षा इससे प्रभावित हुई। उसके बाद है आपका शिक्षा की गुणवत्ता की समस्या, यानी प्रशिक्षित टीचरों की कमी के कारण भी, यानी आपके ट्रेंड टीचर जो है, प्रशिक्षित शिक्षक जो है उनकी कमी के कारण भी, और साथ ही आपका कमजोर पाठ्यक्रम होने की वजह से और जितने भी आपके टीचिंग मेथड्स हैं वो इफेक्टिव नहीं है, उनकी कमी के कारण भी ये जो एनईपी थी उसके सामने एक चुनौती थी। ठीक है, फोर्थ पॉइंट है नीति और क्रियान्वयन के बीच में अंतर। देखो नीति के उद्देश्यों और उसके वास्तविक क्रियान्वयन के अंतर देखा गया, क्योंकि कई योजनाएं जो थी ना वो अपेक्षित परिणाम नहीं दे सकती, यानी जो आपकी पॉलिसी बनाई गई और जो उसको एप्लीकेशन उसका जब किया गया, ठीक है, यानी उसका क्रियान्वयन जब किया गया, इन दोनों के बीच में हमें मेजर डिफरेंस देखने को मिलता है। यानी हमें इससे क्या सीखने को मिलता है कि आपको सिर्फ पॉलिसीज बनाना ही काफी नहीं होता, बल्कि उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है, किस तरीके से उसका क्रियान्वयन करना है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो अगर हम 1986 की पॉलिसी की बात करें तो यहाँ पे क्या है कि जो भी नीति बनाई ना, जो भी उसके उद्देश्य थे वो वास्तविकता में हमें देखने को मिल रहे थे, लेकिन उससे हमें जो उसके अंदर की जो आपकी प्लानिंग्स थी ना, योजनाएं जो थी, वो रिजल्ट हमें वैसे देखने को नहीं मिल रहे थे। ठीक है, तो इसी के साथ हम बढ़ते हैं आगे आपका निष्कर्ष के। और अगर हम इस प्रश्न के निष्कर्ष की बात करें तो इसको पढ़ने के बाद, इस प्रश्न को समझने के बाद हमें क्या समझ में आया, हमें क्या सीखने को मिला, ये जानते हैं। तो अंत में हम कह सकते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 भारतीय शिक्षा व्यवस्था के विकास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुई है। ठीक है, इस नीति ने शिक्षा को केवल ना ज्ञान का माध्यम मान के बल्कि सामाजिक न्याय, समानता, राष्ट्रीय विकास का आधार बनाया है। विशेष रूप से महिला शिक्षा के क्षेत्र में इसने एक नई दिशा प्रदान की है, जिससे महिलाओं को सशक्त बनाने की प्रक्रिया को गति मिली है। ठीक है, हालांकि इसको हम कह सकते हैं इसके कार्यान्वयन में कई चुनौतियां हमें सामने को देखने को मिली हैं, जैसे संसाधनों की कमी, सामाजिक बाधाएं, नीति एक क्रियान्वयन के बीच में अंतर। फिर भी इस नीति के सिद्धांत और उद्देश्य आज भी प्रासंगिक है। ये नीति केवल अपने समय की सामाजिक और विकासात्मक आकांक्षाओं को प्रतिबिंबित नहीं करती, बल्कि वर्तमान और भविष्य की नीति को भी मजबूत बनाने का ये आधार प्रदान हमें करती है। यानी हमें क्या समझ में आया कि देखो 1986 की जो शिक्षा नीति थी ना, यानी आपकी 1986 की जो एनईपी थी, ये जो थी ना वो भारत के अंदर एजुकेशन सिस्टम के अंदर एक डेवलपमेंट करने के लिए बनाई गई। ठीक है, भारतीय शिक्षा व्यवस्था के अंदर एक विकास का इसने कार्य करा, जिसमें ये मील का पत्थर साबित हुई। ठीक है, मील का पत्थर क्यों साबित हुई? क्योंकि ये नीति ना सिर्फ आपकी शिक्षा से संबंधित ज्ञान के ऊपर ही नहीं थी। इस नीति ने सिर्फ यही नहीं सोचा था कि ये जो नीति बन रही है वो सिर्फ ज्ञान ही प्रदान करेगी, ज्ञान ही देगी, बल्कि इस नीति ने ना ये भी सोचा था कि जो समाज के अंदर आपकी जो न्याय है, जो समानता है, राष्ट्रीय विकास है, उन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए, साथ ही साथ महिला शिक्षा को भी ध्यान में रखते हुए इसने अपना कार्य करा, जिसके कारण इसके सामने कई चुनौतियां आई। ठीक है, भविष्य के अंदर इस शिक्षा नीति के लिए ना एक मजबूत आधार ये हमें क्या करती है, प्रदान करती है। इसी के साथ आपका प्रश्न नंबर 1 समाप्त होता है। बढ़ते हैं आगे। अब जो आपका सेकंड प्रश्न जो है वो ये है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की ताकत और कमजोरियां क्या है, और ये पहलू शैक्षिक परिदृश्य को बदलने में इसकी संभाविता, प्रभावशीलता को कैसे प्रभावित करते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ ये प्रश्न आपसे इस तरीके से भी आ सकता है कि जो आपकी एनईपी 2020 जो है उसकी मुख्य विशेषताएं क्या है।
तो अगर हम एनईपी 2020 की मुख्य विशेषताओं की बात करें या फिर हम इसके एक इंट्रोडक्शन से समझे, तो देखो एनईपी 2020 जो है ना, वो भारत सरकार द्वारा एक व्यापक और आधुनिक शिक्षा नीति है, जिसका उद्देश्य क्या है कि 21वीं सदी की जितनी भी आवश्यकताएं हैं ना आपकी शिक्षा से संबंधित, उसी के अनुसार आपके एजुकेशन सिस्टम में, शिक्षा प्रणाली में सुधार करना और उसे समावेशी, लचीला और गुणवत्तापूर्ण बनाना। ठीक है, मतलब हम कह सकते हैं कि आज के समय में 21वीं सदी में जितने भी आपके स्टूडेंट्स की जो भी नीड्स हैं, या हम कह सकते हैं शैक्षिक आवश्यकताएं जितनी भी हैं हमारी, उन सबको ध्यान में रखते हुए, ठीक है, इस शिक्षा प्रणाली को और भी अपनी शिक्षा प्रणाली को और भी ज्यादा सुधार करने के लिए, बेहतर बनाने के लिए इस एनईपी को बनाया गया, ताकि आपकी जो शिक्षा है वो फ्लेक्सिबल बन सके, गुणवत्तापूर्ण बन सके और समावेशी बन सके। ठीक है, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति का अर्थ क्या है कि ऐसा हम कह सकते हैं ऐसी दिशा निर्देशन प्रणाली जो शिक्षा के उद्देश्यों को, शिक्षा के उद्देश्य, संरचना, पाठ्यक्रम, शिक्षण विधियां, प्रशासन को निर्धारित करती है। और एनईपी 2020 विशेष रूप से आपका होलिस्टिक डेवलपमेंट पे जोर देती है। ठीक है, कौशल आधारित शिक्षा और समानता पर भी ये बेस्ड है। ये नीति ना केवल आपकी शिक्षा गुणवत्ता को सुधारने का प्रयास करती है, बल्कि भारत को एक ज्ञान आधारित समाज बनाने में भी ये काम करती है। ठीक है, तो आपकी एनईपी 2020 जो है ना, ये सिर्फ और सिर्फ आपका जो 21वीं सदी के अंदर जो भी आपकी शैक्षिक आवश्यकताएं हैं उन्हें ध्यान में रख के बनाई गई है, ताकि जो भी आपकी शैक्षिक आवश्यकताएं हैं छात्रों की, उन्हें समय पे पूरी किया जा सके। ठीक है, जिसके अंदर आपका जो भी तकनीकी है, जिसके अंदर आपका होलिस्टिक डेवलपमेंट को शामिल किया गया है, तकनीकी ज्ञान को शामिल किया गया है। मतलब हमें अपनी शिक्षा को इस तरीके से बनाना है कि वो समय के अनुसार वो लचीली भी बन सके, गुणवत्तापूर्ण भी हो, और साथ ही साथ आपको नए नए कौशल और हम कह सकते हैं आपका होलिस्टिक डेवलपमेंट वो करे। इसलिए आपकी एनईपी 2020 को बनाया गया। ये जो है ना, सिर्फ आपकी नॉलेज बेस्ड नहीं है, ज्ञान आधारित नहीं है, बल्कि समाज के अंदर एक नई दिशा भी दे रही है। तो अगर हम एनईपी 2020 को समझे, तो सबसे पहले ना इसमें एक न्यू स्ट्रक्चर आया है। ठीक है, 5+3+3+4 ये स्ट्रक्चर आया है। स्टार्टिंग से जो हमने स्ट्रक्चर पढ़ा है, आपने या मैंने जो अभी तक अपनी स्कूलिंग की है, वो आप अभी तक हम क्या पढ़ते आए हैं, अपना पारंपरिक यानी ट्रेडिशनल सिस्टम में हम पढ़ते आए हैं 10+2। ठीक है, 10+2 की हम प्रणाली को पढ़ते हुए आए हैं। लेकिन अब एनईपी 2020 ने क्या करा, इसको चेंज कर दिया। पहले क्या होता था कि हमें 10th पास करने के बाद 2 साल की हमारी जो शिक्षा होती थी, 11th और 12th को हमें पास करना पड़ता था, स्कूली शिक्षा फिर हमारी पूरी कंप्लीट होती थी। ठीक है, पूरी हो जाती थी। लेकिन अब एनईपी 2020 ने क्या करा, 5+3+4 का इन्होंने एक स्ट्रक्चर लागू करा, जिसके अंदर सबसे पहले बच्चा 5वीं तक की अपनी शिक्षा प्रदान करेगा। ठीक है, फिर 3 साल जो उसके हैं वो प्रदान करेगा शिक्षा की। उसके बाद फिर उसके जो स्कूली शिक्षा है वो 3 साल में प्रदान हो जाएगी। उसके बाद फिर आपका जो 4 साल का जो एजुकेशन हम कह सकते हैं, ग्रेजुएशन जो है आपकी, हम विद्यालय शिक्षा जो है उसको इसमें फिर शामिल किया गया। ठीक है, अब इसके अंदर क्या हुआ, सबसे पहले ना अब इसके अंदर ECE को भी शामिल किया गया, यानी प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा को भी शामिल किया गया। क्यों किया गया, ताकि जो बच्चे हैं ना, उनकी जो फाउंडेशन है, स्टार्टिंग से सीखने की जो क्षमता है, उसे और भी ज्यादा डेवलप किया जाए, मजबूत किया जाए। या फिर हम सिंपल भाषा में समझे तो आपने देखा होगा कई ऐसे हम कह सकते हैं कई ऐसे टीचर ट्रेनिंग के कोर्सेज कई चल रहे हैं जो आपके सिर्फ और सिर्फ प्रारंभिक बाल्यावस्था पे ही बेस्ड है, चाहे फिर आपका वो DPSC हो या फिर आपका ECC हो। ठीक है, या फिर आपका हम कह सकते हैं DPSE हो। ये जितने भी आपके हम कह सकते हैं जितने भी आपके ये जो कोर्सेज है ना टीचर से संबंधित, या हम कह सकते हैं जितने भी आपके कोर्सेज है, जितने भी आपके कोर्सेज है ना, प्रारंभिक बाल्यावस्था से संबंधित है। क्यों संबंधित है, क्योंकि आज की जो शिक्षा प्रणाली है ना, जो आपका एजुकेशन सिस्टम जो है, या फिर हम कह सकते हैं एनईपी 2020 जो है ना, ये इस चीज पे जोर देती है कि बच्चा जो है शुरुआत से ही उसकी जो सीखने की जो क्षमता है उसे मजबूत किया जाए। आपने देखा होगा आपके समय में या मेरे समय में, जब हम लोग नर्सरी क्लासेस में पढ़ते थे, तो हमारे समय में क्या होता था, सबसे पहले आंगनवाड़ी होती थी। ठीक है, आंगनवाड़ी से फिर हम सीधा नर्सरी में हमारा एडमिशन होता था, देन नर्सरी के बाद डायरेक्ट फर्स्ट में हमारा को क्या किया जाता था, पास आउट किया जाता था। लेकिन आज के समय में ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, आज के समय में जो आपका ECE है, ठीक है, यानी आपका प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा जो है, या फिर हम कह सकते हैं DPSC जो है, इसको शामिल किया गया है। क्यों किया गया है, क्योंकि जो बच्चे जो है ना, बच्चों की जो फाउंडेशन जो है, नींव जो है शिक्षा की, वो मजबूत हो सके। आपने देखा अभी स्टार्टिंग के अंदर जो आपके प्राइमरी क्लासेस के, जो प्री प्राइमरी क्लासेस के जो बच्चे हैं, या फिर हम कह सकते हैं जो प्री स्कूलर के जो बच्चे हैं,
उनको काफी ज्यादा सारी चीजें, नई नई एक्टिविटी इन्वॉल्व की गई हैं आज के टाइम में। आप देखते होंगे, ठीक है, प्ले स्कूल की बात करें या फिर हम प्री स्कूलर की बात करें, तो सबसे ज्यादा ना एक्टिविटीज बेस्ड आज के टाइम में क्या हो रहा है, स्टूडेंट्स को सिखाया जा रहा है, बचपन से ही बच्चों को सिखाया जा रहा है उनके ऊपर, ताकि उनको ना लर्निंग जो है ना वो फन लगे। ठीक है, पढ़ाई जो है उन्हें एकदम फन लगे, मस्ती लगे, उनको कभी भी ऐसा ना लगे पढ़ाई जो है वो हमारे ऊपर बोझ है। इसलिए प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा को इसके अंदर शामिल किया गया एनईपी 2020 में, ताकि बच्चे की जो सीखने की जो क्षमता है वो और भी ज्यादा मजबूत हो, और शुरुआत से ही उसकी जो बुनियादी शिक्षा जो है, फाउंडेशन जो है, जो नींव जो है उसके सीखने की, वो और भी ज्यादा विकसित हो सके। ठीक है, ताकि बच्चे को पढ़ाई जो है वो बोझ ना लगे, बल्कि उसे फन लगे, ठीक है, मस्ती लगे। इस तरीके से एनईपी 2020 आपका बताता है पूरा ये स्ट्रक्चर। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट की। सेकंड पॉइंट जो है वो क्या है, होलास्टिक एजुकेशन, जिसको हम समग्र और बहुयामी शिक्षा के नाम से भी जानते हैं। इस नीति ने ना सिर्फ आपको एकेडमिक नॉलेज देने पर ही बेस्ड नहीं है, बल्कि स्टूडेंट्स की जो हम कह सकते हैं फिजिकल, मेंटल और इमोशनल, और जो आपका मोरल डेवलपमेंट है, इन ऑल ओवर डेवलपमेंट पे, या फिर हम कह सकते हैं होलास्टिक डेवलपमेंट में इस एनईपी 2020 ने बात की है कि सिर्फ हम बच्चों को अकेडमिक ज्ञान नहीं देंगे, ठीक है, अकादमिक ज्ञान नहीं देंगे, अकेडमिक नॉलेज नहीं देंगे, बल्कि स्टूडेंट्स का शारीरिक विकास, मानसिक विकास, भावनात्मक विकास और नैतिक विकास भी करेंगे। चाहे फिर आपका वो कला का क्षेत्र हो, खेल का क्षेत्र हो, व्यवसायिक शिक्षा हो, इन सारी चीजों को इसमें शामिल किया गया, ताकि सभी का समग्र विकास हो सके, या फिर हम कह सकते हैं होलास्टिक एजुकेशन सभी को मिल सके। ठीक है, और सबसे अच्छी बात क्या है एनईपी 2020 की, कि इसके अंदर ना मातृभाषा को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है। ठीक है, मातृभाषा को शिक्षा में शामिल करने की यहाँ पे बात की गई है, यानी प्राथमिक स्तर के जितने भी बच्चे हैं ना, उनको देखो, अलग अलग बच्चे जो है ना वो अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं। कुछ ऐसे हैं जो साउथ इंडियन से आते हैं, कुछ ऐसे हैं जो महाराष्ट्र से आते हैं, कुछ ऐसे हैं जो गुजराती से आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पता है क्या होता है, जब एक एज अ टीचर, ठीक है, जब एज अ टीचर प्राइमरी लेवल पे जब वो पढ़ाते हैं, तो उनकी भाषा, बच्चे जब अलग अलग बैकग्राउंड से आएंगे, अलग अलग भाषा वाले बैकग्राउंड से जब वो आएंगे, तो यहाँ पे टीचर जो है ना, यहाँ पे टीचर सबकी भाषा को समझने में, कनेक्टिविटी करने में टीचर को भी प्रॉब्लम होती थी और स्टूडेंट को भी होती थी। तो एनईपी 2020 में क्या बोला गया कि जो भी प्राथमिक स्तर के जो शिक्षक है ना, या फिर हम कह सकते हैं प्राथमिक स्तर के जो बच्चे हैं ना, उन्हें उनकी मातृभाषा और स्थानीय भाषा में ही उन्हें शिक्षा देने की यहाँ पे सिफारिश की गई, ताकि बच्चों को ना समझ में आ सके, बच्चे अवेयर हो सके अपने कल्चर को लेके, अपने नेशन को लेके, ठीक है, अपनी लैंग्वेज को लेके। उन्हें पता होना चाहिए कि वो क्या पढ़ रहे हैं, किस बैकग्राउंड से आते हैं, उनकी मातृभाषा क्या है। बच्चों के अंदर नैतिक विकास भी हो सके, साथ ही साथ वो अपनी मदर टंग को भी वो जान सके। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपके प्राथमिक स्तर के जो बच्चे हैं ना, उनको यहाँ पे क्या बोला गया एनईपी 2020 में, कि मातृभाषा में और स्थानीय भाषा में शिक्षा देने की यहाँ पे बात की गई, ताकि बच्चों की जो समझ है वो बेहतर हो सके और सीखने की क्षमता भी बेहतर हो सके। ठीक है, तो फिर चाहे आपके गुजराती बैकग्राउंड हो, चाहे फिर आपका महाराष्ट्रन हो, ठीक है, किसी भी बैकग्राउंड से, कोई भी मदर टंग से अगर बच्चा पढ़ रहा है, तो उसको जो पढ़ रहा है वो उसके अंदर उसका पढ़ने के साथ साथ आत्मविश्वास भी उसका डेवलप हो सके। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है आपका कौशल आधारित और व्यवसायिक शिक्षा। अब इसके अंदर क्या हुआ, आपकी इस नीति ने क्या बोला कि जो कक्षा 6 से लेके कक्षा 6 से ही हम क्या कर देंगे, स्टूडेंट्स को ना आपकी व्यवसायिक शिक्षा देना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, इंटर्नशिप की जो आपकी व्यवस्था है वो प्रोवाइड कराने लगेंगे, ताकि स्टूडेंट्स ना अभी से अवेयर हो सके। उन्हें पता होना जरूरी है कि आगे चल के जो भी वो शिक्षा अभी ग्रहण कर रहे हैं, आगे चल के क्या स्कोप है उनके फ्यूचर में। इसलिए कौशल आधारित और व्यवसायिक शिक्षा को भी इसमें शामिल किया गया। अभी से ही क्लास 6 से ही बच्चों को सिखाया जाता है कि व्यवसायिक शिक्षा क्या होती है। ठीक है, और व्यवहारिक ज्ञान के साथ साथ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ साथ उन्हें ये भी बताया जाता है इन फ्यूचर आप अपनी स्टडी के बाद आपके पास कौन कौन से रोजगार के अवसर होंगे। ठीक है, जॉब अपॉर्चुनिटीज कौन कौन सी हो सकती है। तो ये सारी चीजें आपकी एनईपी 2020 में एड ऑन की गई है। उसके बाद है उच्च शिक्षा में सुधार। तो देखो, अभी तक आपको पढ़ के क्या समझ में आ रहा है कि जो एनईपी 2020 है ना, ये ऑल ओवर, चाहे आपका वो प्राथमिक शिक्षा से संबंधित हो, प्राथमिक से लेके आपकी उच्च शिक्षा के बीच में, ठीक है, मतलब प्राथमिक शिक्षा से लेके उच्च शिक्षा के सुधार तक की इसमें बात की गई है, जिसमें अभी तक हमने समझा प्राथमिक शिक्षा के स्तर के स्टूडेंट्स को किस तरीके से पढ़ाना है। ठीक है, फिर हमने जाना कि जो आपके जो सेकेंडरी स्कूल जो है, ठीक है, माध्यमिक शिक्षा जो है, उसको इसमें किस तरीके से हम कह सकते हैं स्तर दिया गया, यानी जो आपके माध्यमिक शिक्षा के जो छात्र हैं उनको किस तरीके से इसमें समझाया गया। तो अब हम बात करते हैं
उच्च शिक्षा में सुधार की। तो एनईपी 2020 ने उच्च शिक्षा में क्या सुधार किया है ये भी जान लेते हैं। तो देखो, पहले जो उच्च शिक्षा होती थी ना, उसके अंदर ना मल्टीपल एंट्री एग्जिट सिस्टम होते थे, यानी आप कभी भी क्या करोगे, पढ़ लोगे, कभी भी एडमिशन ले सकते हो, कभी भी छोड़ सकते हो, ठीक है। और साथ ही साथ ना उसमें एक एकेडमिक बैंक भी होता था, क्रेडिट, ठीक है। ये ना अभी तक आपका 2000 हम कह सकते हैं 2021 या फिर 2019 तक चला है, ठीक है। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट भी इसमें क्या बोला गया, इसको बढ़ावा दिया गया है, ठीक है। मल्टी डिसिप्लिनरी शिक्षा को इसमें बढ़ावा दिया गया है, जिससे छात्र जो है ना वो अपनी पढ़ाई को और भी फ्लेक्सिबल तरीके से पूरा कर सके। यानी मल्टीपल एंट्री एग्जिट सिस्टम का मीनिंग यहाँ पे क्या है कि आप अपना दूर स्थित बैठ के भी अपनी पढ़ाई को पूरा कर सकते हैं, मल्टीपल एग्जिट कर सकते हैं, एंट्री कर सकते हैं, ठीक है। कोई उसमें आपका हम कह सकते हैं कोई भी उसमें किसी भी तरीके का उसमें आपको कोई भी अवरोध नहीं है यहाँ पे, ठीक है। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट की बात करें तो यहाँ पे अब आपके लिए ना एक बैंक भी दिया गया है। एकेडमिक बैंक क्या मीनिंग है अगर हम बात करें तो आप लोगों को पता ही है, आप डीयू सोल के स्टूडेंट्स हैं, तो आपके जो मार्क्स होते हैं ना उन्हें क्रेडिट में दिया जाता है। जैसे एक सब्जेक्ट है उसके अंदर आपके 4 क्रेडिट दिए हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ना अब क्या बोला गया है एनईपी 2020 में कि क्रेडिट सिस्टम रख दिया गया है, ताकि आपको पता चल सके कि आपका एकेडमिक बैंक क्रेडिट ऑल ओवर पूरे साल का कितना है, कितने अच्छे तरीके से आपने शिक्षा को ग्रहण करा है। और साथ ही साथ इसमें मल्टी डिसिप्लिनरी शिक्षा को भी बढ़ावा दिया गया है, ठीक है जी। अब हम बात करते हैं डिजिटल शिक्षा और तकनीकी उपयोग की। डिजिटल शिक्षा और तकनीकी उपयोग की बात करें तो देखो, इसमें ना आपका ऑनलाइन शिक्षा और कई ऐसे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को एड ऑन करा गया है, ठीक है। तकनीकी आपके जितने भी साधन है, रिसोर्सेज है, उनको और भी ज्यादा बढ़ावा दिया गया है, ताकि आप अपनी शिक्षा को अधिक सुलभ तरीके से प्राप्त कर सके, ठीक है, उसे आधुनिक बनाया जा सके। तो यहाँ पे इसलिए आपकी अलग अलग टेक्नोलॉजीज और डिजिटल एजुकेशन को इसमें शामिल किया गया है। अब हम बात करते हैं एनईपी 2020 की स्ट्रेंथ की, यानी कि उसकी ताकत की। तो पहली ताकत क्या कहती है, देखो सबसे पहले हमने पढ़ा एनईपी 2020 की सबसे बड़ी ताकत क्या है कि वो समग्र विकास पे जोर देती है स्टूडेंट को। जितनी भी अभी तक हमारी एनईपीज आई थी ना, उसमें सिर्फ आपका ज्ञान से संबंधित थी और समाज में असमानता को खत्म करने की से संबंधित थी, ठीक है। तो 21वीं सदी के अंदर अभी तक हमने देखा है कि काफी ज्यादा हमारी जो भी रूढ़िवादी सोच थी, ठीक है, वो उस सब में तो सुधार आ चुका है, समानता तो आ चुकी है समाज के अंदर। लेकिन अब एनईपी 2020 ने क्या बोला कि भाई जब समानता आ गई है तो अब हम सिर्फ किस पे जोड़ देंगे, छात्रों के ज्ञान पे जोड़ देंगे और साथ ही साथ उनके होलिस्टिक डेवलपमेंट पे भी जोड़ देंगे, ठीक है, समग्र विकास पे भी जोड़ देंगे। सिर्फ उन्हें शिक्षा ही नहीं देंगे बल्कि उनका मानसिक शारीरिक विकास जितना भी है, ऑल ओवर डेवलपमेंट जो है उस पर भी जोड़ देंगे हम, ठीक है। ताकि वो सिर्फ परीक्षाओं तक ही सीमित ना रहे, बल्कि वो अपने जीवन में जितने भी उनके कौशल है ना उन्हें भी सीख पाए, ठीक है, अपने स्किल्स को सीख पाए। जब आपका सपोज दैट अगर आपकी मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ और इमोशनल हेल्थ ही नहीं होगी, आपका डेवलपमेंट ही नहीं होगा ठीक से, तो क्या आप अपने जीवन में आगे बढ़ पाएंगे? नहीं बढ़ पाएंगे ना। इसलिए एनईपी 2020 ने बोला है कि हम स्टूडेंट्स को शिक्षा के साथ साथ परीक्षा देने तक ही उन्हें सीमित नहीं रखेंगे, बल्कि उन्हें जीवन के रियल लाइफ स्किल्स भी हम सिखाएंगे, ठीक है, जीवन कौशल भी सिखाएंगे, ताकि वो आगे चल के अपना जो भविष्य है उसे और भी ज्यादा उज्जवल बना सके, ठीक है। अब हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट की। एनईपी 2020 जो थी वो एकदम फ्लेक्सिबल है, यानी स्टूडेंट्स के ऊपर है, आप अपने विषयों को चुन सकते हैं, अपने पढ़ाई के रास्तों के अंदर बदलाव ला सकते हैं, मतलब फुल टू फ्रीडम है स्टूडेंट्स को। एनईपी 2020 फुल टू फ्रीडम देता है, ठीक है, लचीलापन उसके अंदर है। आप अपनी क्षमता के अनुसार, अपनी इंटरेस्ट के अनुसार, रुचि के अनुसार आप कहीं से भी अपनी शिक्षा को प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट क्या कहता है, कौशल और रोजगार उन्मुखता। कौशल और रोजगार की अगर हम बात करें तो यहाँ पे व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया है। जैसा मैंने अभी आपको बताया, क्लास 6 से ही स्टूडेंट्स को सिखाया जा रहा है एजुकेशन, व्यावसायिक शिक्षा के बारे में अलग अलग उन्हें कौशल सिखाए जा रहे हैं, ताकि वो भविष्य के अंदर अपने ज्यादा से ज्यादा रोजगार के अवसर प्राप्त कर सके, ठीक है। उसके बाद है आपका समावेशिता। समावेशिता की बात करें तो नीति जो है ना आपकी 2020 की 2020 की जो नीति है, इसके अंदर क्या बोला है, सामाजिक और आर्थिक रूप से जितने भी कमजोर वर्ग है उनको सबसे ज्यादा इसमें प्रावधान दिए गए हैं, ताकि सभी को शिक्षा आसानी से मिल पाए, ठीक है जी। उसके बाद है तकनीकी उन्नति। तकनीकी उन्नति की बात करें तो आज के समय में ना डिजिटल शिक्षा को ज्यादातर बढ़ावा दिया जा रहा है, जैसा कि आप देख ही पा रहे हैं, ठीक है। आप लोग भी क्या कर रहे हैं इस टाइम, अलग अलग आप लोगों के पास सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं, ठीक है, अलग अलग वेबसाइट्स हैं और अलग अलग ऑनलाइन आपके पास ऐसे रिसोर्सेज है जहाँ से आप नोट्स परचेज कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका तकनीकी सुधार भी हमें शिक्षा के अंदर देखने को मिल रहा है, ठीक है। डिजिटल शिक्षा को यहाँ पे बढ़ावा दिया जा रहा है, ताकि
आपकी जो नीति है वो शिक्षा के अंदर आपका आधुनिक और वैश्विक स्तर दोनों को ही अनुरूप बनाई गई है। ठीक है, अब जहाँ पे कोई नीति बनती है उसकी जब अच्छाइयाँ होती हैं, या हम कह सकते हैं जब उसके एडवांटेज होते हैं तो उसके डिसएडवांटेज भी होते हैं, या फिर हम कह सकते हैं उसकी वीकनेस भी हो सकती है, या फिर उसके सामने चैलेंजेस भी हो सकते हैं। तो वहीं अगर हम 2020 की एनईपी की बात करें तो इसके सामने ना पता है कौन कौन से चैलेंजेस है। पहला चैलेंज क्या था, पहली कमजोरी क्या थी कि इसको ना इसका इम्प्लीमेंट करने के लिए हम या फिर हम कह सकते हैं क्रियान्वयन इसमें करने में ना, इसको अप्लाई करने में बहुत ज्यादा कठिनाई देखने को मिली, क्योंकि ये जो नीति है ना वो बहुत ज्यादा व्यापक है, बहुत ज्यादा ब्रीफ में आपको दी गई है। इससे सिर्फ आपके जमीनी स्तर पर इसको लागू करना बहुत ज्यादा चुनौतीपूर्ण है, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में। ठीक है, एनईपी 2020 को ना हम ग्रामीण क्षेत्रों में अप्लाई करने में हमें बहुत ज्यादा कठिनाइयां देखने को मिली है, क्योंकि वहाँ के जो लोग हैं, या फिर हम कह सकते हैं वहाँ के जितने भी आपके वर्ग है वो अपने पारंपरिक तरीकों को ही ज्यादा बेहतर समझते हैं। ठीक है, तो हमें कठिनाई देखने को मिलती है इसको अप्लाई करने में। सेकंड पॉइंट क्या है कि संसाधनों की कमी, डिजिटल शिक्षा, नया एजुकेशन आपका स्ट्रक्चर, ठीक है, इन सबके लिए फंडिंग की भी जरूरत होती है। ठीक है, तो वित्तीय और तकनीकी रिसोर्सेज जितने भी हैं इन सबकी आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा जाता है। हर जगह आपको ये उपलब्ध देखने को नहीं मिलते, ये भी इसकी कमी है। ठीक है, उसके बाद है शिक्षक प्रशिक्षण की आवश्यकता। देखो जितने भी हमारी एनईपीज बनी है ना उसके अंदर हमें ये चीज देखने को बहुत ज्यादा मिली है कि शिक्षक शिक्षक जो है ना वो हमारे बिल्कुल प्रशिक्षित, मतलब प्रशिक्षण में हमें कमी देखने को मिली है। जो भी आपकी नई शिक्षण की जो पद्धतियां हैं उनको अपनाने के लिए जितने भी आपके शिक्षक हैं ना उनको ट्रेनिंग मतलब बहुत कम दी गई है। यानी हमारे जितने भी शिक्षक हैं उन्हें तैयार कराया गया है, लेकिन उनके सामने ये एक बहुत बड़ी चुनौती है क्योंकि उनको प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं दी जाती है। ठीक है, उसके बाद है आपका भाषा से जुड़ी समस्याएं। तो देखो मातृभाषा की इसमें बात की गई थी एनईपी में कि हम बच्चों को उनकी मदर टंग में पढ़ाएंगे। ठीक है, उनकी शिक्षा उसमें होनी चाहिए, या फिर स्थानीय भाषा जो होती है उसमें उन्हें शिक्षा देनी चाहिए। तो यहाँ पे ना मातृभाषा में जो आपकी शिक्षा लागू करना था ना वो सभी क्षेत्रों तक आसान नहीं था, क्योंकि देखो बहुभाषी क्षेत्र से आते हैं बच्चे, बहुभाषी समाज है हमारा भारत। ठीक है, भारत के अंदर हमें अलग अलग विविधता देखने को मिलती है। ठीक है, डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। जब डाइवर्सिटी है भारत के अंदर तो बहुभाषी लोग भी हैं समाज के अंदर। तो अब एक शिक्षक के सामने ये चुनौती आती है कि वो बहुभाषी बैकग्राउंड से आने वाले स्टूडेंट्स को किस तरीके से पढ़ाएगा। तो यहाँ पे हमें ना देखने को मिला कि भाषा से जुड़ी समस्या भी हमें यहाँ पे देखने को मिली है। उसके बाद है आपका डिजिटल विभाजन। डिजिटल विभाजन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ग्रामीण और शहरी दोनों के बीच में ना आपकी जितनी भी टेक्नोलॉजी की जो सुविधाएं हैं इसके अंदर हमें असमानता शिक्षा में भी क्या करती है, बाधा उत्पन्न कर सकती है। ठीक है, शहरी क्षेत्रों में तो आपको तकनीकी जितनी भी आपकी तकनीकी सुविधाएं हैं, ठीक है, वो मिल सकती हैं, फैसिलिटीज मिल सकती है। वहीं अगर हम ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो वहाँ पे आपको देखने को बहुत कम मिलती है। क्यों मिलती है? क्योंकि वहाँ पे आपके कई ऐसे रिसोर्सेज नहीं होते हैं, कई आपके देखने को मिला होगा आपको कई ऐसे टावर्स नहीं होते हैं, नेटवर्क प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो इस वजह से ना शिक्षा में असमानता हमें देखने को मिलती है। अब हम बात करते हैं शैक्षिक परिदृश्य पर प्रभाव, यानी इम्पैक्ट ऑन एजुकेशन सिनेरियो की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो आपका एनईपी 2020 है ना, ताकतें इस शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन लाने में अत्यंत प्रभावी बनाती है। ठीक है, समग्र विकास, कौशल आधारित शिक्षा, तकनीकी उन्नति के कारण ये नीति छात्रों को आधुनिक दुनिया के लिए तैयार करती है। हालांकि कमजोरियों जैसी संसाधनों की कमी और क्रियान्वयन की समस्याएं इसके प्रभाव को सीमित करती है। यदि इन चुनौतियों का समाधान किया जाए तो ये नीति भारत की शिक्षा प्रणाली को पूरी तरह से बदलने में क्षमता रखती है और इसे वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बना सकती है। ठीक है, अब हम इसके निष्कर्ष की बात करते हैं। निष्कर्ष क्या कहता है? देखो एनईपी 2020 जो थी ना वो दूरदर्शी और परिवर्तनकारी नीति है जो भारत के अंदर शिक्षा प्रणाली को आधुनिक, समावेशी और कौशल आधारित बनाने का प्रयास करती है। इसकी जो मुख्य विशेषता है हम कह सकते हैं जो ताकतें हैं वो बहुत ज्यादा आपकी प्रभावी है। ठीक है, लेकिन इसको अप्लाई करने पर इसका जो सफल क्रियान्वयन है ना, संसाधनों की कमी के कारण, प्रशिक्षण के कारण, योजना के कारण इसका सही क्रियान्वयन की आवश्यकता हमें है। तो यदि इन चुनौतियों को अगर हम दूर कर दे तो भारत में ये नीति एक ज्ञान आधारित हो सकती है। ठीक है, वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा राष्ट्रीय बनाने में भी ये हमारी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। ठीक है, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपका वो ये है कि फर्जी विश्वविद्यालय की बहु यातायात के कारण उच्च शिक्षा प्रणाली किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तमान में उच्च शिक्षा संस्थानों के
समक्ष कुछ गंभीर मुद्दे क्या है। तो यहाँ पे आपसे क्या बोला है कि फर्जी विश्वविद्यालय जो है उनके कारण जो आपकी उच्च शिक्षा प्रणाली है उनके सामने क्या क्या चुनौतियां हैं, ठीक है, और प्रेजेंट में जो आपकी उच्च शिक्षा जो है संस्थान जो है उनके सामने कौन कौन से गंभीर मुद्दे हैं, तो ये बताने हैं हमें। अगर हम परिचय को समझे तो देखो, हायर एजुकेशन सिस्टम से हमारा यहाँ पे क्या आश्चर्य है कि शिक्षा स्तर से है जो माध्यमिक शिक्षा के बाद विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों और अन्य उच्च शिक्षण संसाधनों में भी ये प्रदान की जाती है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि विद्यार्थियों को उन्नत ज्ञान, कौशल, अनुसंधान क्षमता तथा पेशेवर दक्षता प्रदान करना है, जिससे वे समाज और राष्ट्रीय विकास के योगदान उन्हें दे सके। तो वर्तमान में ना भारत के अंदर उच्च शिक्षा प्रणाली के कई ऐसे गंभीर चुनौतियां सामना कर रही है, जिनमें से एक प्रमुख समस्या क्या है कि आपके फर्जी विश्वविद्यालय यानी आपकी फेक यूनिवर्सिटीज की संख्या जो है आज के समय में बढ़ती जा रही है, ठीक है। फेक यूनिवर्सिटी वो होती हैं जो बिना वैध मान्यता डिग्री प्रदान करती हैं, ठीक है, मतलब जिनकी कोई वैलिडिटी नहीं होती है और वो डिग्रियां प्रोवाइड कराते हैं, जिनके कारण न केवल शिक्षा की गुणवत्ता प्रभावित होती है बल्कि पूरे शिक्षा तंत्र की विश्वसनीयता पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है, ठीक है। तो हमने जाना कि फेक यूनिवर्सिटीज क्या होती है, आज के समय में उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। ये सिर्फ आपको बिना वैध मान्यता की डिग्रियां आपको प्रदान कराती है। इनके कारण आपकी जो शिक्षा है ना उसकी जो क्वालिटी है वो बहुत ज्यादा प्रभावित हो रही है, यानी आपकी शिक्षा की गुणवत्ता में आपको कमी देखने को मिल रही है, जिससे आपका पूरा एजुकेशन का जो सिस्टम है वो क्या हो रहा है, उसकी जो विश्वसनीयता है, उसके अंदर जो हमारा विश्वास है उसके ऊपर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा है, ठीक है। उसके बाद अगर हम जाने फर्जी विश्वविद्यालयों के कारण कौन कौन सी चुनौतियां होती है, तो पहली चुनौतियां क्या है कि शिक्षा की गुणवत्ता में गिरावट आती है, ठीक है। फर्जी विश्वविद्यालय जितने भी है ना, आपकी फर्जी हम कह सकते हैं फेक यूनिवर्सिटीज जो है ना, वो शिक्षा की गुणवत्ता का एक अभाव होती है। इनमें ना आपके जितने भी टीचर्स होते हैं ना वो योग्य नहीं होते और उचित पाठ्यक्रम भी नहीं होता, सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं होती है, जिसके कारण जो छात्र होते हैं ना उनका जो ज्ञान होता है वो अधूरा हो जाता है या तो निम्न स्तर का ज्ञान उन्हें प्राप्त हो जाता है, जिससे उनका संपूर्ण उच्च शिक्षा प्रणाली की जो गुणवत्ता है उस पर नकारात्मक इनका प्रभाव पड़ता है, ठीक है। उसके बाद है डिग्री की विश्वसनीयता पर प्रभाव, यानी फेक यूनिवर्सिटीज जब होंगी तो उस पर भी हमारी डिग्री की जो विश्वसनीयता जो है उस पर भी प्रभाव पड़ेगा। जब फर्जी यूनिवर्सिटी बिना मान्यता के हमें डिग्रियां देंगे तो जो भी आपकी रियलिटी वाली जो आपकी जो डिग्रियां हैं, यानी आपकी जो वास्तविक मान्यता प्राप्त संस्थानों से जो आपको डिग्रियां मिली है वो भी प्रभावित होती है। इससे जो छात्र जो है ना उनको नौकरी और आगे की पढ़ाई करने में भी उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उसके बाद है छात्रों का आर्थिक और शैक्षिक नुकसान। तो अगर हम आर्थिक और शैक्षिक नुकसान की बात करें तो जितनी भी आपकी फेक यूनिवर्सिटीज में पढ़ने वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं उनका समय, धन, मेहनत, ये तीनों ही उन्हें नुकसान झेलने को मिलते हैं, ठीक है। उन्हें डिग्री मिलती है तो वो आपकी वैलिड नहीं होती, मान्य नहीं होती, जिससे उनका जो भविष्य जो होता है ना वो प्रभावित होता है। उसके बाद है आपका रोजगार के अवसरों की कमी। तो ऐसे संस्थान से पढ़े हुए जितने भी आपके स्टूडेंट्स होते हैं ना उन्हें रोजगार प्राप्त करने में कठिनाइयां होती है। क्यों? क्योंकि उनकी जो डिग्री होती है वो वैलिड नहीं मानी जाती, इसलिए बेरोजगारी की समस्या भी आगे चल के बढ़ जाती है। उसके बाद है शिक्षा प्रणाली की छवि को नुकसान, यानी जितनी भी आपकी फेक यूनिवर्सिटीज है उसके अंदर बढ़ती संख्या के कारण पूरे देश में जो आपका एजुकेशन सिस्टम की जो एक इमेज है, जो छवि है, वो धीरे धीरे खराब होती जा रही है, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारतीय डिग्रियों की जितनी भी विश्वसनीयता है उस पर सवाल उठ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद है वर्तमान में उच्च शिक्षा संस्थानों के सामने कौन कौन से गंभीर मुद्दे हैं। तो पहला मुद्दा क्या है कि संसाधनों और आधारभूत संरचना की कमी, यानी कई उच्च शिक्षा संस्थानों में आपने देखा होगा कई हमारी यूनिवर्सिटीज के अंदर आपकी जो बिल्डिंग्स होती हैं वो प्रॉपर नहीं होती हैं, वहाँ पे लाइब्रेरीज नहीं होती हैं, ठीक है, आपके प्रयोगशाला नहीं होते हैं, यानी आपके लैब नहीं होते हैं, ठीक है। जितनी भी आपकी तकनीकी सुविधाएं जो होती हैं, फैसिलिटीज जो होती हैं, टेक्नोलॉजी फैसिलिटीज जितनी भी होती हैं, ठीक है, इन सबकी भी कमी के कारण जो आपको जैसी शिक्षा मिलनी चाहिए, शिक्षा की जो क्वालिटी होती है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन आपको फिर वहाँ पे नहीं मिल पाती। तो सबसे पहला मुद्दा क्या है, एक यूनिवर्सिटी के सामने, हायर यूनिवर्सिटी के सामने क्या मुद्दा है कि वहाँ पे जितने भी आपके रिसोर्सेज हैं, जो वहाँ का स्ट्रक्चर है, उसकी कमी के कारण स्टूडेंट्स की जो एजुकेशन है वो प्रभावित होती है। सेकंड जो है योग्य शिक्षकों की कमी, यानी वहाँ के जो आपके शिक्षक जो हैं वो प्रशिक्षित और अनुभवी शिक्षकों की कमी के कारण जो छात्र है उन्हें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं मिल पाती है, जिससे उनका जो शोध कार्य जो है ना, यानी रिसर्च जो है उनकी, वो भी प्रभावित होती है। उसके बाद है आपका पाठ्यक्रम की प्रासंगिकता का अभाव। तो यहाँ पे जितने भी आपके संस्थान है वो पुराने पाठ्यक्रम और अप्रासंगिक पाठ्यक्रम उनके होते हैं, यानी करिकुलम की अगर हम बात करें तो करिकुलम जो है ना कई ऐसी यूनिवर्सिटीज में
आपने देखा होगा नई नई पॉलिसीज होने के बाद भी, अप्लाई होने के बाद भी कई यूनिवर्सिटीज क्या करती हैं, वही पुराने सिलेबस से, वही अप्रासंगिक पाठ्यक्रम से वो क्या कर रही होती हैं, पढ़ा रही होती हैं, ठीक है, जो वर्तमान में आपका उद्योग और समाज की आवश्यकताओं के अनुरूप सिद्ध नहीं होते हैं, ठीक है, और इससे आपकी बेरोजगारी भी क्या होती है, बढ़ जाती है। उसके बाद है अनुसंधान और नवाचार की कमी। देखो जो उच्च शिक्षा है ना, उच्च शिक्षा के अंदर ना ज्यादातर आपकी रिसर्च और इनोवेशन पर ध्यान नहीं दिया जाता, जिससे उनका जो विकास है ना, जो ज्ञान का जो विकास है और जो उनकी तकनीकी प्रगति जो है उसमें भी बाधा आती है। निजीकरण और व्यवसायीकरण की बात करें तो शिक्षा के बढ़ते निजीकरण के कारण कई संस्थान शिक्षा को एक व्यवसाय के रूप में देखने लगे हैं, जिससे शिक्षा का उद्देश्य प्रभावित होने लगा है और क्वालिटी में उसकी भी गिरावट आने लगी है। उसके बाद है आपका डिजिटल असमानता। डिजिटल असमानता की बात करें तो ऑनलाइन शिक्षा के बढ़ते उपयोग के कारण जितने भी आपके ग्रामीण और शहरी क्षेत्र जो है ना, इनके बीच में हमें असमानता देखने को मिलती है, जिससे सभी क्षेत्र के सभी जो आपके छात्र जो है उनको इक्वल आपकी अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल पाती, अवसर सामान्य रूप से नहीं मिल पाते। अब जो हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो ये है कि इन चुनौतियों का शिक्षा प्रणाली पे क्या प्रभाव पड़ता है, यानी एजुकेशन सिस्टम पे इन सारे चैलेंजेस का क्या प्रभाव पड़ता है। तो अगर हम शिक्षा के अंदर अगर हम बात करें तो इन सभी समस्याओं के कारण उच्च शिक्षा प्रणाली की जो क्वालिटी है, जो उसका विश्वसनीयता है, ये सब क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं। जो आपकी फेक यूनिवर्सिटीज होती हैं, इनके कारण जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, उनका विश्वास भी कम होने लगता है। शिक्षा प्रणाली की जो साख जो होती है वो भी धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगती है। साथ ही जो आपकी अन्य समस्याएं, जैसे आपका संसाधनों की कमी है, गुणवत्ताहीन शिक्षा है, छात्रों का समग्र विकास है, रोजगार के अवसर है, ये सारी चीजें भी इससे क्या होती है, प्रभावित होती हैं। यदि इन चुनौतियों का समाधान नहीं किया गया तो उच्च शिक्षा प्रणाली अपने उद्देश्यों को पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं कर पाएगी और देश का भी विकास जो है उसके ऊपर नकारात्मक आपको प्रभाव देखने को मिलेगा। अब हम बात करते हैं इसके निष्कर्ष की। तो अगर हम इसके निष्कर्ष की बात करें तो अंत में जो आपकी फर्जी विश्वविद्यालय जो है, फेक यूनिवर्सिटीज जो है, उनकी संख्या जो है वो समय के अनुसार धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। संरचना की समस्या जो है वो भारत के अंदर हमें देखने को मिल रही है। भारत के अंदर उच्च एजुकेशन जो है, आपकी उच्च शिक्षा प्रणाली जो है, उनके सामने कई गंभीर चुनौतियां हैं और ये समस्या न केवल आपकी शिक्षा की क्वालिटी को गिरा रही है बल्कि उसकी विश्वसनीयता को भी प्रभावित कर रही है। और साथ ही साथ सबसे बड़ा इसमें पॉइंट क्या है कि ये छात्रों के भविष्य और राष्ट्र के विकास को भी क्या कर रही है, उस पर भी एक नकारात्मक प्रभाव डाल रही है। इसलिए सरकार को सख्त नियम बनाने की जरूरत है, निगरानी करने की जरूरत है, गुणवत्ता सुधार इसके अंदर करने की जरूरत है और साथ ही साथ जो आपका शिक्षा के जो जितने भी संस्थान है उनके अंदर जो संसाधनों की उपलब्धता है वो सरकार को प्रोवाइड करानी चाहिए, ठीक है। और साथ ही साथ आपका जितने भी शिक्षक प्रशिक्षण है, जो आपका पाठ्यक्रम है, उस पर भी ध्यान देना चाहिए। और यदि ये चुनौतियां प्रभावी समाधान इनका किया जाए तो भारत के अंदर ना उच्च शिक्षा प्रणाली जो है वो और भी ज्यादा मजबूत बन सकती है, विश्वसनीय बन सकती है और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी भी बन सकती है, ठीक है स्टूडेंट्स। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 4 जो है, इसमें दिया गया है कि शिक्षा की गुणवत्ता को आकार देने में विद्यालय शिक्षण निकाय क्या भूमिका निभाते हैं, उनके कार्य छात्रों, शिक्षकों और समग्र शैक्षिक प्रणाली को कैसे प्रभावित करते हैं। या फिर ये क्वेश्चन आपसे इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय मूल्यांकन और आपका जो NAAC जो है, ये संस्थानों में शिक्षा की गुणवत्ता को कैसे प्रभावित करती है और शैक्षिक उत्कृष्टता सुनिश्चित करने के लिए किन विशिष्ट मानदंडों का मूल्यांकन करता है, ठीक है। तो अगर हम बात करें विद्यालय शैक्षिक निकाय की, यानी स्कूल एकेडमिक बॉडीज की, तो वे संस्थागत संगठन होते हैं ये जो शिक्षा की गुणवत्ता को सुनिश्चित करते हैं, उसका मूल्यांकन करते हैं, उसमें सुधार लाने के लिए नई नई नीतियां, मानदंड, दिशा निर्देश निर्धारित करते हैं, ठीक है। यानी अगर हम बात करें विद्यालय शैक्षणिक निकाय की, यानी स्कूल एकेडमिक बॉडीज की, तो ये वो आपके ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, वो संगठन होते हैं जो एजुकेशन के अंदर आपकी जो क्वालिटी है उसको सुनिश्चित करने के लिए बनाए जाते हैं, उसका मूल्यांकन करते हैं और समय समय पे उसमें सुधार लाने के लिए कौन कौन सी नीतियां बनाई जाएंगी और किस तरीके से उनका पालन किया जाएगा, ये सब कौन देखता है, आपका विद्यालय शैक्षणिक निकाय, ठीक है। तो भारत में ऐसे प्रमुख निकायों में से एक है आपका नेशनल असेसमेंट, ठीक है, काउंसलिंग, जिसको हम राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद के नाम से भी जानते हैं। ये क्या करता है, जो उच्च शिक्षा संस्थान की जो गुणवत्ता होती है ना, गुणवत्ता उसका आकलन करता है, ठीक है, कि किस तरीके से वहाँ की जो हायर एजुकेशन जो है, अलग अलग यूनिवर्सिटीज जो है, वहाँ पे शिक्षा की जो गुणवत्ता है वो क्या है, ठीक है।
तो शिक्षा की गुणवत्ता से आश्चर्य यहाँ पे सिर्फ ज्ञान से सीमित नहीं है आपका, बल्कि आपकी शैक्षणिक प्रक्रिया, अधिगम परिणाम, बुनियादी सुविधाएं, शोध, नैतिक मूल्य, समग्र विकास, इन सब से होता है। तो इस दृष्टि से शैक्षिक निकाय प्रणाली के संचालन, सुधार और मानकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका ये निभाते हैं। ठीक है, तो अगर हम अपने प्रश्न पर आए, तो ये तो था हमारा एक छोटा सा इंट्रो यानी परिचय। अगर हम प्रश्न के मुख्य भाग की बात करें तो हमसे क्या पूछा गया है कि शिक्षा के अंदर शिक्षा को क्वालिटी देने के लिए, ठीक है, गुणवत्ता को, शिक्षा की गुणवत्ता को आकार देने के लिए जो आपके विद्यालय शैक्षिक निकाय जो होते हैं उनकी क्या भूमिका होती है। तो देखो, जैसा अभी हमने इंट्रो में पढ़ा कि ये जो आपके विद्यालय शैक्षणिक निकाय जो होते हैं वो क्या करते हैं, आपकी शिक्षा के अंदर समय समय पर मानदंडों को शामिल करते हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड्स आपको बताते हैं, शिक्षा की गुणवत्ता को सुधार लाने के लिए अलग अलग आपको दिशा निर्देश प्रदान करते हैं। ठीक है, तो अब हम समझते हैं इनकी भूमिका डिटेल में क्या होती है। तो देखो, फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे क्या बोला है कि मानदंड और दिशा निर्देशन निर्धारित करना, यानी शैक्षिक निकाय शिक्षा की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए विभिन्न मानदंड और नीतियां निर्धारित करते हैं। ये निकाय पाठ्यक्रम, मूल्यांकन प्रणाली, शिक्षक योग्यता और संस्थागत प्रणाली प्रक्रियाओं के लिए स्पष्ट दिशा निर्देशन प्रदान करते हैं, जिससे शिक्षा का एक रूप और व्यवस्थित बना रहे। ठीक है, यानी आपके जितने भी विद्यालय शैक्षिक निकाय हैं ये क्या करते हैं, शिक्षा के अंदर आपको एक मानदंड और दिशा निर्देश ये प्रदान करते हैं ताकि शिक्षा की गुणवत्ता बनी रहे। ठीक है, और समय समय पे ये आपको नीतियां बना के देते हैं, नीतियां निर्धारित करते हैं ताकि आपका जो करिकुलम जो है, जो असेसमेंट सिस्टम है, जो टीचर की जो योग्यताएं हैं, जो संस्थाएं हैं, उनको एक सही दिशा निर्देश मिल सके ताकि आपकी जो एजुकेशन है उसके अंदर एक रूपता रहे। ठीक है, वो एक सीक्वेंस वाइज रहे, व्यवस्थित बनी रहे। उसके बाद दूसरी अगर भूमिका की बात करें तो ये मूल्यांकन और प्रत्यायन में आपकी मदद करता है। ठीक है, ये जितने भी संस्थान होते हैं ना वो समय समय पर अलग अलग यूनिवर्सिटी का और हम कह सकते हैं स्कूल्स का समय समय पे क्या करते हैं, मूल्यांकन करते हैं। ठीक है, ताकि गुणवत्ता के आधार पर उन्हें एक मान्यता दी जाती है। ठीक है, जो भी संस्थान होते हैं वो अपनी कमियों को पहचानते हैं, उनमें सुधार करने का उन्हें फिर अवसर मिलता है। तीसरा जो पॉइंट है यहाँ पे आपका क्या है कि गुणवत्ता सुधार और नवाचार को बढ़ाते हैं ये, यानी जो भी आपकी शैक्षणिक निकाय जो है वो नई शिक्षण पद्धतियां, तकनीकी उपयोग, शोध को प्रोत्साहित करते हैं। और जिससे क्या होता है कि आपकी जो शिक्षा प्रणाली के अंदर जो नए आइडियाज जो हैं, जो नवाचार जो हैं वो आते हैं ताकि स्टूडेंट्स को आधुनिक और प्रासंगिक ज्ञान उन्हें मिल सके। यानी आपका मॉडर्न एजुकेशन, मॉडर्न नॉलेज, ठीक है, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जितनी भी सारी चीजें हैं वो स्टूडेंट्स को मिल सके, उनका जो ज्ञान है वो प्रासंगिक हो सके, यानी एकदम ब्रीफली वो सारी चीजों को समझ पाए। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट है आपका वो ये है कि जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित करना। अगर इस पॉइंट की बात करें तो ये जो निकाय है ना, इनके माध्यम से जितने भी हमारे संस्थान है वहां पे ना एक ट्रांसपेरेंसी बनी रहती है, एक पारदर्शिता बनी रहती है। ठीक है, मतलब जो भी वहाँ पे हो रहा होता है, चाहे आपका वो नियमित निरीक्षण हो, रिपोर्टिंग हो, वहाँ पे जितने भी आपके संस्थान होते हैं ना उनके लिए एक स्टैंडर्ड क्या किए जाते हैं, फॉलो किए जाते हैं, मानकों का पालन किया जाता है ताकि कोई भी यूनिवर्सिटी या कोई भी स्कूल के अंदर किसी भी तरीके की हम कह सकते हैं डिस्क्रिमिनेशन या भेदभाव या फिर कोई अन्याय ना हो। ठीक है, इसलिए आपका जवाबदेही और पारदर्शिता होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है किसी भी संस्थान के अंदर। उसके बाद है आपका शिक्षक और संस्थागत विकास, यानी इसके अंदर जो आपके शिक्षक हैं, जो संस्थागत विकास जो है वो भी इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। क्यों निभाते हैं? क्योंकि जितने भी आपके शैक्षणिक निकाय है ना वो शिक्षकों के प्रशिक्षण, कौशल विकास और पेशेवर उन्नति के लिए कार्यक्रम आयोजित कराते हैं, जिससे इससे क्या होता है कि जो शिक्षकों की जो गुणवत्ता होती है ना उसमें सुधार होता है और वो बेहतर शिक्षण प्रदान कर पाते हैं। ठीक है, उसके बाद है आपका NAAC की भूमिका और इसका मूल्यांकन मानदंड बताना है। तो देखो, NAAC जो है आपका, इसकी क्या भूमिका है, ये जो है ना आपके जितने भी उच्च शिक्षा के संस्थान है ना उसके अंदर क्या करता है, उनका मूल्यांकन करता है। ठीक है, वहाँ का एक हम कह सकते हैं प्रत्यायन करता है। ठीक है, वहाँ पे देखता है कि किस तरीके से वहाँ की जो शिक्षा की जो क्वालिटी है, गुणवत्ता जो है उसको किस तरीके से बढ़ाना है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है NAAC का, कि किसी भी संस्थान के अंदर जो आपकी शिक्षा की जो गुणवत्ता है उसको बढ़ाना, संस्थानों का आत्म मूल्यांकन करना। ठीक है, यानी सेल्फ असेसमेंट करने के ऊपर भी ये जोर देता है। और साथ ही साथ जितने भी आपका ग्रेड जो प्रदान किए जाते हैं, यानी वहाँ का जो ग्रेडिंग सिस्टम जो है, रिजल्ट जो है किसी भी संस्थान का, उसके अंदर भी इम्प्रूवमेंट की
बात करता है, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है कि शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाना, संस्थानों का आत्म मूल्यांकन करना और साथ ही साथ आपके जितने भी ग्रेड प्रणाली है उसको भी निर्धारित करना। अब हम बात करते हैं इसके क्राइटेरिया की, यानी NAAC के प्रमुख मूल्यांकन मानदंड कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला इसके अंदर आपका क्या आता है कि करिकुलम एक्सपेक्ट, यानी पाठ्यक्रम से संबंधित जितने भी आपके पहलू है इसके अंदर हमें देखने को ये मिलते हैं। यानी इसमें देखा जाता है कि जो संस्थान है ना उसका पाठ्यक्रम कितना लचीला है या कितना ब्रीफली है, ठीक है, समाज तथा उद्योग की आवश्यकताओं के अनुरूप उसे बनाया गया है या नहीं बनाया गया है। यानी वर्तमान में या फिर हम कह सकते हैं जो समाज की आवश्यकताएं हैं या जो भी आपका रोजगार से संबंधित है, उद्योग से संबंधित है, उसी को ध्यान में रखते हुए, हमारी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए करिकुलम को किस तरीके से फ्रेम किया गया है। तो पहला इसका मानदंड क्या है, क्राइटेरिया क्या है कि पाठ्यक्रम से संबंधित जितने भी पहलू होते हैं ये बताता है। उसके बाद है आपका शिक्षण अधिगम और मूल्यांकन, यानी टीचिंग लर्निंग एंड इवैल्यूएशन की अगर हम बात करें तो इसके अंदर ना अलग अलग विधियां बताई गई हैं, जिसमें इसके अंदर जो आपका जितनी भी विधियों का पालन करा जाता है उसके अंदर आपका स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग इसमें रहता है सारा, यानी छात्र केंद्रित अधिगम रहती है, ठीक है। मूल्यांकन की प्रक्रिया होती है, शिक्षकों की गुणवत्ता का जो आकलन है वो भी इसमें किया जाता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है इसके अंदर बोला गया है कि शोध, नवाचार और विस्तार, यानी रिसर्च, इनोवेशन और एक्सटेंशन, अगर हम इनकी बात करें तो इसके अंदर क्या होता है कि इसमें ना संस्थान की जो शोध गतिविधियां होती है, जो नवाचार होते हैं, वो समाज के साथ उसका जुड़ाव किस तरीके से है इसका भी ये लोग क्या करते हैं, मूल्यांकन करते हैं। यानी आपका NAAC जो है वो ये भी देखता है कि किसी भी संस्थान के अंदर उसकी जो शोध गतिविधियां जो है, यानी रिसर्च एक्टिविटीज क्या है, किस तरीके से वो नवाचार को ऐड कर रहा है, इनोवेशन किस तरीके से कर रहा है, समाज के साथ उसका जुड़ाव है या नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीजों का भी ये क्या करता है, मूल्यांकन करता है। उसके बाद है आधारभूत संरचना और अधिगम संस्थान, यानी आपका इंफ्रास्ट्रक्चर और लर्निंग के जितने भी रिसोर्सेज है वो भी आपको ये NAAC प्रोवाइड कराता है, जिसमें आपकी जितनी भी पुस्तकालय है, यानी लाइब्रेरीज है, लैब है और आपकी क्लासरूम्स है, ठीक है, टेक्नोलॉजी से संबंधित जितने भी आपकी सुविधाएं हैं उसका भी ये क्या करता है, असेसमेंट करता है, आकलन करता है। उसके बाद है आपका नेक्स्ट पॉइंट छात्र सहायता और प्रगति, यानी स्टूडेंट सपोर्ट एंड प्रोग्रेशन की अगर हम बात करें यहाँ पे तो छात्रवृत्ति, यानी आपका जो स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप मिलती है, ठीक है, स्कॉलरशिप प्रोवाइड कराना, उनके करियर को लेके उनको एक काउंसलिंग देना, मार्गदर्शन दिखाना, ठीक है, छात्रों की प्रगति से संबंधित जितनी भी चीजें आती हैं उन सारी चीजों को भी ये कौन देखता है, कौन भूमिका निभाता है, आपका NAAC, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है शासन, नेतृत्व और प्रबंधन, यानी आपका गवर्नेंस, लीडरशिप एंड मैनेजमेंट। तो इसमें ना संस्थान के जितने भी प्रशासन होते हैं, नेतृत्व होता है, प्रबंधन की जो गुणवत्ता होती है, इन सबका क्या किया जाता है, मूल्यांकन किया जाता है। उसके बाद है संस्थागत मूल्य और सर्वोत्तम प्रथाएं, यानी इंस्टीट्यूशनल वैल्यूज एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस। तो इसमें क्या होता है कि जो आपका NAAC जो है ना ये क्या करता है, नैतिक मूल्यों को, पर्यावरण जागरूकता को, जितने भी संस्थान होते हैं ना उनको क्या करता है, उनका आकलन किया जाता है कि सबसे श्रेष्ठ प्रथाओं का आकलन इसमें किया जाता है। यानी संस्थागत जो भी आपके इंस्टीट्यूशनल की जो वैल्यूज होती है, प्रैक्टिस होती है, उनको भी कौन शामिल करता है, NAAC शामिल करता है। इसके बाद है आपका नेक्स्ट पॉइंट, इनकी भूमिकाओं का छात्रों, शिक्षकों और शिक्षा प्रणाली पे क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखो पहला जो प्रभाव पड़ता है वो छात्रों पे पड़ता है। जितने भी आपके शैक्षणिक निकाय होते हैं ना, निकायों के कारण छात्रों की जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा होती है, बेहतर संसाधन उन्हें मिलता है, पारदर्शी मूल्यांकन प्रणाली मिलती है, इससे उनके ज्ञान में ना और भी ज्यादा वृद्धि होती है, और भी ज्यादा इंक्रीजमेंट होता है। कौशल, इनके जितने भी आपके स्किल्स है, कौशल क्षमता जो है, आपकी स्किल्स एबिलिटी है, ठीक है, रोजगार क्षमता जो है, इन सब में भी वृद्धि आपको देखने को मिलती है। उसके बाद है शिक्षकों पे क्या प्रभाव पड़ता है। तो जितने भी आपके जो निकाय बनाए जाते हैं उससे शिक्षकों को एक नया दिशा निर्देश मिलते हैं, ठीक है, प्रशिक्षण के कार्यक्रमों से शिक्षकों को जोड़ा जाता है, उनसे उनकी जो दक्षता है, ठीक है, वो बढ़ती है, और साथ ही साथ टीचर नए नए टीचिंग मेथड्स सीखते हैं, टीचिंग स्किल्स सीखते हैं, टेक्नोलॉजी सीखते हैं, जिससे उनकी जो टीचिंग होती है, जो शिक्षा प्रणाली जो होती है, वो और भी ज्यादा इफेक्टिव बनती है, प्रभावी ढंग से वो छात्रों को पढ़ा पाते हैं। उसके बाद है शिक्षा प्रणाली पर प्रभाव। तो देखो पूरी शिक्षा प्रणाली में गुणवत्ता, मानकीकरण और प्रतिस्पर्धा बढ़ती रहती है। संस्थान, जितने भी आपके संस्थान होते हैं वो बेहतर प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित होते हैं, जिससे समग्र शिक्षा स्तर में भी आपका सुधार होता है, ठीक है।
अब हम बात करते हैं इसके कंक्लूजन की। तो अगर हम इसके कंक्लूजन की बात करें तो जितने भी आपके विद्यालय शैक्षणिक निकाय जो हैं, विशेष रूप से ये आपके शिक्षा की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए, उसमें सुधार करने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ठीक है। और ये जितने भी निकाय आपके होते हैं वो आपको एक स्टैंडर्ड्स प्रोवाइड कराते हैं, मानदंड निर्धारित करते हैं सभी संस्थानों के लिए, ठीक है, ताकि इनके कार्यों से जो इनका जो कार्य है उससे सकारात्मक प्रभाव पड़े छात्रों पर भी और शिक्षकों पर भी, ठीक है। तो संपूर्ण शिक्षा प्रणाली जो है वो इसी पे ही निर्भर आपकी रहती है। इन निकायों को और भी ज्यादा इन निकायों की जो प्रभावशीलता है ना वो इस बात पे डिपेंड करती है, इस बात पे निर्भर करती है कि वो जो भी दिशा निर्देश वो दे रहे हैं उनका ढंग से अलग अलग संस्थान पालन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। यदि ऐसा किया जाए तो भारत के अंदर जितनी भी आपकी शिक्षा प्रणाली है ना वो और भी ज्यादा मजबूत हो जाएगी, पारदर्शी हो जाएगी और वैश्विक स्तर पर भी एक प्रतिस्पर्धा हमें देखने को मिलेगी, ठीक है। इसी के साथ आपका प्रश्न नंबर 4 भी समाप्त होता है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 5 की। तो अगर हम इसकी बात करें तो इसमें क्या है कि सरकारी विद्यालयों में किन्हीं 2 योजनाओं की कार्य प्रणाली का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। या फिर ये प्रश्न आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि मध्य आह्वान भोजन योजना के क्या लाभ है, ठीक है। विशेष रूप से वंचित समुदायों में ये लाभ समग्र छात्र कल्याण, शैक्षिक प्रदर्शन और सामाजिक विकास को कैसे योगदान देते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें मिड डे मील योजना, जिसको हम मध्य आह्वान भोजन योजना के नाम से भी जानते हैं, तो इस प्रश्न में हमें बताना है कि इसके क्या लाभ है और विशेष रूप से जितने भी हमारे वंचित समुदाय जो है, ठीक है, वंचित समुदाय जो है उनको किस तरीके से इसका लाभ मिलता है, किस तरीके से ये समग्र छात्र कल्याण में योगदान देते हैं, ठीक है। तो अगर हम इसे छोटे से इंट्रो से समझे तो देखो, सरकारी विद्यालय में संचालित जितनी भी आपकी शैक्षिक योजनाएं होती है ना, यानी गवर्नमेंट स्कूल्स में जितने भी आपके प्रोग्राम्स होते हैं, एजुकेशनल प्लानिंग जो होती है वो सारी की सारी आपके कहाँ से मिलती है, नीतिगत कार्यक्रम में से ही मिलती है। यानी जितनी भी हमारी एनईपीज बनी होती हैं उनसे ही हमें जितनी भी एजुकेशन प्लानिंग्स होती है वो हमें मिलती है, ठीक है, जिन्हें सरकार के द्वारा शिक्षा की पहुंच, गुणवत्ता, समानता सुनिश्चित कराने के लिए लागू किया जाता है। इन योजना का जो उद्देश्य होता है ना वो शिक्षा प्रदान करना नहीं होता बल्कि छात्रों का समग्र विकास करना होता है, यानी होलिस्टिक डेवलपमेंट करना होता है। यानी शिक्षा के साथ साथ छात्रों को पोषण भी मिले, उनका स्वास्थ्य भी बेहतर रहे और सामाजिक समावेशन को भी ये क्या करते हैं, बढ़ावा देते हैं। तो इन्हीं योजनाओं में से एक हमारी जो योजना है वो कौन सी है इस प्रश्न के अंदर, मध्य आह्वान भोजन योजना यानी मिड डे मील स्कीम, ठीक है। तो ये क्या करती है, ये आपकी समग्र शिक्षा अभियान, ठीक है, यानी आपका SSA समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत चलाई गई थी, ठीक है। ये आपका एक समग्र शिक्षा अभियान जो है ये एक प्रोग्राम है आपका, ठीक है, कार्यक्रम है। और मिड डे मील जो है वो आपकी एक योजना है, एक स्कीम है, ठीक है। ये योजनाएं जो होती है ना वो वंचित और कमजोर छात्रों के लिए, जितने भी आपके वंचित वर्ग से आ रहे हैं छात्र, उनको शिक्षा से जुड़े रहने के लिए इसको बनाया गया। क्यों बनाया गया मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताती हूँ। देखो, जितने भी हमारे ग्रामीण स्तर के जो वर्ग से जो बच्चे आ रहे हैं ना, ठीक है, गरीबी स्तर से, या हम कह सकते हैं जो निम्न स्तर के जो बच्चे हैं, ठीक है, हम कह सकते हैं जो आपके निम्न स्तर के जो बच्चे हैं या जिनकी आर्थिक स्थिति जो है वो अच्छी नहीं है, या फिर हम कह सकते हैं जो अपना एक टाइम का भी भोजन जो है वो नहीं अपना अफोर्ड कर पाते हैं, तो ये जो स्कीम थी ना उनको ध्यान में रखते हुए बनाई गई थी सरकार के द्वारा, ठीक है। क्यों बनाई गई थी, क्योंकि यहाँ पे जो था सरकार ने क्या कहा था कि समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पे पढ़ने आएंगे उनको हम दोपहर का भोजन जो होगा आपका, ठीक है, मध्य आह्वान भोजन भी जिसके हम जानते हैं, ठीक है, जो दोपहर का जो भोजन आपका होगा वो छात्रों को दिया जाएगा। तो अब क्या हुआ, अब जितने भी आपके ग्रामीण स्तर में जितने भी वंचित वर्ग के जो बच्चे थे ना, उनके माँ बापों ने उन्हें क्या करा, उन्हें भेजा पढ़ने के लिए स्कूल्स में, ठीक है, विद्यालय में भेजा। क्यों भेजा, क्योंकि उन्होंने ये दिमाग लगाया कि हम अभी एक समय का भोजन तो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, एक टाइम का खाना तो हम नहीं जुड़ा पा रहे हैं, नहीं खिला पा रहे हैं अपने बच्चों को, तो एटलीस्ट अगर वो वहां पे स्कूल में पढ़ने जाएंगे, ठीक है, तो इसके साथ साथ उनकी शिक्षा भी होगी और शिक्षा के साथ साथ उन्हें क्या भी मिलेगा, भोजन भी मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जो आपका मध्य आह्वान भोजन योजना जो थी ना वो ज्यादातर कमजोर वर्ग के, निम्न वर्ग के और जो आर्थिक स्थिति जिनकी बिल्कुल खराब है उनके लिए यहाँ पे चलाई गई थी ये योजना। और ये योजना सबसे पहले आपकी तमिलनाडु में चलाई गई थी, ठीक है, जहाँ पे आपके जितने भी वंचित वर्ग के जो बच्चे हैं उनको बहाने से स्कूल बुलाया गया था कि अगर आप स्कूल आते हो डेली तो आपको यहाँ पे रोज खाने को मिलेगा, आपको भोजन मिलेगा। इसी को देखते हुए जितने भी वंचित वर्ग के जो माता पिता थे, जो बच्चे थे,
वो प्रोत्साहित हुए स्कूल आने के लिए। इससे क्या हुआ, साथ में बच्चों को खाना तो मिला और खाने के साथ साथ उनकी जो शिक्षा है वो भी उन्हें मिली। और इसी के चलते हमारी जो ये मध्याह्न भोजन योजना जो है वो इस प्रकार से चली है और ज्यादातर योगदान इसने वंचित वर्गों के छात्रों को शिक्षा से जोड़ने में भूमिका इन्होंने महत्वपूर्ण निभाई है। ठीक है जी, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब हम इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है, जो मिड डे मील डे योजना स्कीम है ना, इसको थोड़ा सा पढ़ते हैं कि इसने किस तरीके से कार्य प्रणाली की, यानी किस तरीके से वर्किंग रही। तो देखो, जो मिड डे मील योजना थी ना, वो सरकार और सहायता प्राप्त विद्यालयों में स्टूडेंट्स को दोपहर का जो भोजन है, पोषण आहार जो है वो दिया जाएगा। इसका उद्देश्य क्या था कि बच्चों को विद्यालय में बनाए रखना है। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि बच्चों को विद्यालय में बनाए रखने के लिए ही ये योजना चलाई गई थी, ताकि बच्चों की ज्यादा से ज्यादा उपस्थिति बढ़े और जितने भी समाज के अंदर, हम कह सकते हैं बच्चों के अंदर जितनी भी कुपोषण की जो समस्याएं हैं उसको कम करना। इस योजना के तहत जितने भी आपके स्थानीय स्तर के जो भोजन थे ना, उसको तैयार किया गया और छात्रों को निःशुल्क वितरित किया गया। यानी इसमें बताया गया मिड डे मील स्कीम में कि देखो, जितने भी स्कूली बच्चे हैं ना, उन्हें दोपहर का खाना दिया जाएगा। और ये क्यों दिया जा रहा है, ताकि वो अपना विद्यालय में उनकी उपस्थिति बनी रहे और कुपोषण जैसी समस्याओं का वो शिकार ना हो। इसलिए जितने भी स्थानीय स्तर पर जितने भी भोजन तैयार किया जाता था, वो छात्रों को फ्री में वितरित किया जाता था, यानी बांटा जाता था। ठीक है, अब इसके क्या लाभ थे मिड डे मील स्कीम के? अगर हम इसके लाभ की बात करें ना, तो ये जो योजना थी ना, वो ज्यादातर वंचित समुदायों के लिए बहुत ज्यादा लाभकारी रही थी। इससे जो छात्र है ना, उनके अंदर पोषण का स्तर जो था वो उसमें सुधार हुआ था। उनकी जितने भी शारीरिक मानसिक विकास जो था उनका बेहतर हुआ था। और इससे क्या होता है, स्कूल्स के अंदर ना एडमिशंस, या हम कह सकते हैं जो नामांकन जो था ना, और उपस्थिति दर जो थी वो एकदम तेजी से बढ़ी थी। ठीक है, क्योंकि गरीब परिवारों के जो बच्चे थे वो भोजन के आकर्षण से स्कूल आने के लिए प्रेरित होते थे। जैसा मैंने भी आपको बताया कि जितने भी आर्थिक स्थिति से जो कमजोर थे या जो निम्न वर्ग के जो बच्चे थे, वो स्कूल इसलिए आते थे ताकि उन्हें भोजन मिले, ताकि वो खाना खा पाए। तो इसी के अतिरिक्त क्या हुआ कि ये जो योजना थी ना, वो सामाजिक समानता को क्या कर रही है, बढ़ावा देती है। क्योंकि विभिन्न जाति वर्ग के जो बच्चे थे ना, वो एक साथ बैठ के क्या करते थे, भोजन करते थे, जिससे जो हमारा डिस्क्रिमिनेशन जो है, भेदभाव जो है, वो भी कम हुआ और सामाजिक एकता भी इससे आपकी विकसित हुई। ठीक है, अब हम बात करते हैं आलोचनात्मक मूल्यांकन की, यानी इसका क्रिटिकल इवैल्यूएशन किस तरीके से हुआ। तो ये जो स्कीम थी ना, ये बहुत ज्यादा प्रभावी थी। फिर भी इसको अप्लाई करने में बहुत सारी समस्याएं हमें देखने को मिली, क्योंकि कई जगहों पे ना जो भोजन की जो गुणवत्ता थी ना, वो क्वालिटी जो थी ना खाने की, वो बहुत खराब होती थी। और कई बार स्वच्छता का भी अभाव होता था, यानी हाइजीन भी मेंटेन यहाँ पे नहीं होता था प्रॉपर पूरी तरीके से। तो कभी कभी जो भी आपकी खाद्य सामग्री थी ना, यानी जो भी मटेरियल था, फूड मटेरियल जो भी था, उसको भी सरकार के द्वारा उसको भी प्रोवाइड कराने में आपकी इरेगुलर था, यानी अनियमितता उसमें थी, जिसके कारण इसका जो उद्देश्य था, इस मिड डे मील योजना स्कीम का जो उद्देश्य था, वो भी प्रभावित हुआ। और साथ ही साथ इसमें ना फिर समय के साथ भ्रष्टाचार भी बढ़ता गया, करप्शन भी आपका बढ़ता गया, निगरानी की भी कमी होती गई और जितने भी आपके रिसोर्सेस थे ना, उनका भी सही ढंग से यूज नहीं हो पा रहा था। तो क्या हुआ, इसलिए इस योजना को ना प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए इसमें टाइम टाइम पे क्या करा गया, निरीक्षण की इसमें आवश्यकता हुई। ठीक है, अब हम बात करते हैं समग्र शिक्षा अभियान की। तो समग्र शिक्षा अभियान की अगर हम बात करें तो ये क्या था, समग्र शिक्षा अभियान जो थी ना, वो आपकी एकीकृत योजना थी। इसके अंदर क्या था कि जो भी आपके पूर्व प्राथमिक जो थे, प्री प्राइमरी से लेकर सेकेंडरी तक के जितनी भी आपकी एजुकेशन थी, उसको समाहित किया गया था। यानी इसका मेन उद्देश्य क्या था कि जो आपकी शिक्षा की जो गुणवत्ता है उसमें सुधार करना। ठीक है, समान अवसर प्रदान करना और समावेशी शिक्षा को भी इसमें बढ़ावा देना था। ठीक है, इस योजना के अंतर्गत क्या हुआ, इसमें बुनियादी ढांचा जो था ना, उसको डेवलप करा। ठीक है, यानी आपका जो समग्र शिक्षा अभियान जो था, इसके अंदर क्या हुआ, जो भी आपका बुनियादी ढांचा था, इसको डेवलप करा गया। जितने भी आपकी टीचर ट्रेनिंग जो थी, उसके अंदर भी सुधार लाया गया। डिजिटल शिक्षा को यहाँ पे बढ़ावा दिया गया और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की भी यहाँ पे सहायता की इसमें बात की गई। यानी स्पेशल चाइल्ड जो होते हैं, जिन्हें विशेष शिक्षकों की, विशेष करिकुलम की आवश्यकता होती है। ठीक है, या हम कह सकते हैं जो शारीरिक रूप से सक्षम नहीं होती। ठीक है, चाहे वो शारीरिक रूप से हो, जो दक्षित नहीं होते या सक्षम नहीं होते। दक्षित तो हम नहीं कहेंगे, हम सक्षम ही कहेंगे। ठीक है, तो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए भी यहाँ पे सहायता की बात की गई थी। अब हम बात करते हैं इसके बेनिफिट की। तो देखो, ये जो योजना थी ना, वो शिक्षा की क्वालिटी में सुधार लाने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जैसा हम सभी को पता है। ठीक है, जितने भी आपके स्कूल्स थे ना, वहाँ पे ज्यादा से ज्यादा बेहतर सुविधाएं प्राप्त कराई जाए, शिक्षकों को आधुनिक शिक्षण विधियां यहाँ पे दी गई।
ठीक है। जितने भी आपके सभी वर्ग के जो छात्र थे उन्हें शिक्षा से जोड़ने का प्रयास किया गया। विशेष रूप से जितने भी आपके वंचित वर्ग हैं या जो कमजोर वर्ग के जो बच्चे हैं उनको भी शिक्षा से जोड़ने का यहाँ पे प्रयास किया गया और शिक्षा के अंदर समानता और समावेशिता को यहाँ पे बढ़ाया गया। अब इसका भी आलोचनात्मक मूल्यांकन किया गया, क्रिटिकली इवैल्यूएशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या होता है कि ये जो योजना थी वो भी या थी बहुत ज्यादा, ये भी व्यापक थी। इसको अप्लाई करने में भी बहुत सारी हमें चुनौतियां देखने को मिली, क्योंकि कई जगह हमें देखने को मिला, कई क्षेत्रों में संसाधनों की कमी के कारण योजना का सही ढंग से अप्लाई नहीं हो पाना एक बहुत बड़ी समस्या थी। कई जगह हमने देखा कि जो आपके शिक्षक का जो प्रशिक्षण था, यानी टीचर ट्रेनिंग की जो क्वालिटीज जो थी, जो निगरानी का जो तंत्र था, उसमें भी सुधार की आवश्यकता पाई गई। तो कई बार जो भी योजनाएं बनाई गई ना, वो हमारी कागज तक ही सीमित रह जाती है, जिससे अपेक्षित परिणाम प्राप्त नहीं हो सकते। यानी जो हमारा SSA जो था ना, समग्र शिक्षा अभियान जो था आपका, ये क्या हुआ, बस ये कागजों तक ही सीमित रह गया। इसके जो परिणाम थे, जो रिजल्ट थे, वैसे हमें देखने को नहीं मिले। तो इन योजनाओं का समग्र प्रभाव क्या पड़ा, यानी ऑल ओवर इम्पैक्ट क्या पड़ा, तो इन योजनाओं ने सरकारी स्कूलों में, ठीक है, सरकारी विद्यालयों में शिक्षा की पहुंच, गुणवत्ता में सुधार किया। मिड डे मील योजना ने छात्रों के स्वास्थ्य, उपस्थिति, सामाजिक विकास को बढ़ावा दिया, जबकि जो आपका SSA जो था, समग्र शिक्षा अभियान जो था, इसने शिक्षा की गुणवत्ता को, समावेशिता को, जितना भी उसका आधारभूत संरचना थी, उसको एक मजबूत किया है। ठीक है। तो हालांकि सफलता इस बात पे निर्भर नहीं करती कि उसका एप्लीकेशन किस तरीके से हुआ है, कितने प्रभावी ढंग से उसका क्रियान्वयन किया गया है, बल्कि इस बात पे प्रभावित करती है कि जो भी योजना बनाई गई है उसके अंदर ट्रांसपेरेंसी कितनी थी, ठीक है, कितनी पारदर्शिता थी, कितने आपके पास संसाधन जो थे वो उपलब्ध थे, उनकी निगरानी किस तरीके से की गई। तो ये सब मिलके क्या करते हैं, आपके एजुकेशन सिस्टम को और भी ज्यादा स्ट्रांग बनाते हैं, अधिक मजबूत बनाते हैं। अगर इसके निष्कर्ष की बात करें तो निष्कर्ष क्या कहता है, जितने भी आपके सरकारी स्कूल जो है ना, उसमें ये जितनी भी योजनाएं हैं वो संचालित योजना शिक्षा प्रणाली को सशक्त बनाती है, यानी एजुकेशन सिस्टम को जितनी भी स्कीम्स निकाली जाती हैं गवर्नमेंट्स के द्वारा, वो क्या करती हैं, वो एजुकेशन सिस्टम को और भी ज्यादा सशक्त बनाती है, स्ट्रॉन्ग बनाती है। उसी में से एक है हमारा मिड डे मील स्कीम और समग्र शिक्षा अभियान। ये सिर्फ आपको शैक्षिक प्रदर्शन में आपका सुधार नहीं करते, एकेडमिक परफॉर्मेंस नहीं देते आपको, बल्कि आपको स्वास्थ्य, सामाजिक समावेशन, समग्र विकास को भी ये क्या करते हैं, बढ़ावा देते हैं। तो इन योजनाओं ने क्या करा, इनका जो क्रियान्वयन जो था वो प्रभावी तो था, लेकिन इनके सामने कई चुनौतियां भी थी। जैसे आपके रिसोर्सेज की कमी होने के कारण, संसाधनों की कमी होने के कारण, निगरानी का अभाव होने के कारण, प्रशासनिक समस्याओं के कारण, यदि इन कमियों को दूर कर दिया जाए ना, तो ये योजनाएं भारत की शिक्षा प्रणाली को अधिक समावेशी, प्रभावी और गुणवत्तापूर्ण बना सकती हैं। ठीक है जी। अब हम आगे बढ़ते हैं। आपका जो नेक्स्ट प्रश्न जो है वो है, शिक्षा क्षेत्र को वित्तीय सहायता प्रदान करने में केंद्र और राज्य सरकार की क्या भूमिका होती है। या फिर ये प्रश्न आपसे इस तरीके से भी पूछ सकता है कि शिक्षा का निजीकरण समाज के सभी वर्गों के बीच शैक्षिक अवसरों की समानता को कैसे प्रभावित करता है। ठीक है। तो फर्स्ट जो हमारा ऊपर वाला जो क्वेश्चन है, इसमें हमसे बोला है कि केंद्र और राज्य सरकार की क्या भूमिका होती है शिक्षा के अंदर फंडिंग की। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला है कि शिक्षा का निजीकरण जो है समाज के वर्गों के बीच में कैसे समानता को प्रभावित करता है और अवसरों को प्रभावित करता है। तो अगर हम इसमें परिचय से समझे तो शिक्षा वित्त की अगर हम बात करें, यानी एजुकेशनल फाइनेंस की बात करें, तो उनसे इनका मीनिंग क्या है, शिक्षा वित्त का मीनिंग क्या है कि संसाधनों और धन राशियों से जो शिक्षा का विकास है, जो उसका संचालन है, गुणवत्ता है, इन सबके सुधार के लिए केंद्र और राज्य सरकारों के द्वारा ना वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। चाहे फिर वो आपके प्राथमिक स्तर के स्कूल्स हो, चाहे माध्यमिक हो, चाहे उच्च शिक्षा हो, इन सब में आपकी बुनियादी ढांचा, शिक्षक वेतन, छात्रवृत्ति और योजनाओं के संचालन के लिए फंडिंग बहुत ज्यादा जरूरी होती है। ठीक है। यानी वित्तीय सहायता की अगर हम बात करें तो देखो, स्कूल्स को चलाने के लिए, जैसा आप सिंपल लैंग्वेज में समझ सकते हैं एग्जाम्पल के साथ। ठीक है। स्कूल्स को चलाने के लिए, सपोज दैट आपने कोई स्कूल खोला, उसको चलाने के लिए, या फिर हम सरकारी स्कूल के एग्जाम्पल से लेते हैं। ठीक है। सरकारी स्कूल है, उसको चलाने के लिए फंडिंग की जरूरत होती है। फंडिंग क्यों चाहिए होता है, ताकि आप स्कूल के अंदर रिसोर्सेज प्रोवाइड करा सके। ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर बना सके। ठीक है। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बना सकते। ठीक है। और जितने भी आपके प्रभावी शिक्षक हैं उनको रख सके। तो स्कूल को चलाने के लिए ना आपको पैसों की जरूरत होती है, सपोज दैट। ठीक है। वित्त की जरूरत होती है, फाइनेंस की जरूरत होती है। जो ये जितने भी हमारे सरकारी स्कूल होते हैं
उनको केंद्र और राज्य द्वारा क्या किया जाता है, फंडिंग प्रोवाइड कराई जाती है ताकि स्कूलों का संचालन हो सके। संचालन मीन्स स्कूलों को चलाया जा सके, ठीक है। उसके अंदर आपकी सारी चीजें आती हैं, चाहे वो आपका शिक्षा का कोई भी स्तर हो, चाहे वो प्राथमिक स्तर हो, चाहे वो माध्यमिक स्तर हो, चाहे आपकी उच्च शिक्षा हो, ठीक है, चाहे वो आपके विद्यालय हो, ठीक है, प्राइमरी स्कूल हो, सेकेंडरी स्कूल हो, या फिर आपकी हायर एजुकेशन या हम कह सकते हैं इंस्टीट्यूट हो, या फिर कोई भी आपकी यूनिवर्सिटी हो। तो इन सब के अंदर जो भी आपके बुनियादी ढांचे होते हैं, टीचर की जो सैलरी होती है, स्टूडेंट्स की जो स्कॉलरशिप होती है, इन सबको चलाने के लिए हमें वित्तीय सहायता की आवश्यकता होती है, जो हमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार से मिलता है। वहीं दूसरी ओर अगर हम बात करें शिक्षा का निजीकरण की, तो निजीकरण क्या होता है? देखो, निजीकरण वो प्रोसेस होता है जिसमें आपकी जो शिक्षा का जो क्षेत्र है ना, वो किसके अंतर्गत आता है? निजी संस्थानों के अंतर्गत आता है, ठीक है। यानी आपके जितने भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस जो है, जो हम कह सकते हैं इंस्टीट्यूशंस जो है, उनके अंतर्गत आता है। तो ये जो प्रक्रिया है वो एक और शिक्षा की गुणवत्ता और संसाधन में वृद्धि कर सकती है, जबकि दूसरी ओर शैक्षिक अवसरों की समानता को भी ये प्रभावित कर सकती है, ठीक है। उसके बाद है आपका शिक्षा में आपके जितने भी वित्त पोषण होते हैं, वो केंद्र सरकार की उसमें क्या भूमिका होती है? देखो, केंद्र सरकार की अगर हम बात करें शिक्षा के अंदर, तो वित्त पोषण हमें केंद्र सरकार से भी मिलता है। तो केंद्र सरकार जो है ना, शिक्षा के लिए क्या करती है? नीतिगत दिशा निर्देश प्रदान करती है, ठीक है। राष्ट्रीय योजनाएं वो क्या करती है? राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। तो ये जो है ना, शिक्षा के लिए एक बजट आवंटन तैयार करती है, यानी एक बजट रेडी करती है। और इससे क्या होता है, जितने भी आपके प्रमुख कार्यक्रम होते हैं ना, जैसे आपका हमने अभी बात करी समग्र शिक्षा अभियान की, ठीक है, मिड डे मील स्कीम की, तो जितने भी आपके कार्यक्रम होते हैं ना, उनको क्या करती है कि केंद्रीय सरकार वित्तीय सहयोग देती है, ठीक है। समझ रहे हैं कि जो भी आपकी शिक्षा का जो क्षेत्र है ना, उसमें जो भी स्कीम्स चलती हैं, जो भी प्रोग्राम चलते हैं, उनको चलाने के लिए फंडिंग कौन करता है? यहाँ पे आपका केंद्रीय सरकार करती है। केंद्रीय सरकार विशेष रूप से आपके जितने भी पिछड़े क्षेत्र है ना, इन पे ध्यान देती है। देश के अंदर शिक्षा का जो समान विकास है वो किस तरीके से है, उस पर ध्यान देती है। जो भी आपके विश्वविद्यालय है, राष्ट्रीय स्तर जो है, उन पे भी ये क्या करती है? उनके लिए भी ये अनुदान प्रदान करती है। अनुदान का मीनिंग यहाँ पे है फंडिंग, ठीक है। फंडिंग प्रोवाइड कराती है ताकि डिजिटल शिक्षा और आपकी रिसर्च को बढ़ावा मिल सके। अब हम बात करते हैं राज्य सरकार की, ठीक है। राज्य सरकार की बात करें तो राज्य सरकार किस तरीके से शिक्षा में वित्त पोषण करती है? तो देखो, राज्य सरकार क्या करती है, स्कूलों के अंदर, कॉलेजों को, जो भी आपके स्कूल्स है, कॉलेजेस है, इन सबको क्या करती है? राज्य सरकार चलाती है, ठीक है। जैसे आपकी टीचरों की जो नियुक्ति करना है, टीचर को रिक्वायर्ड करना जो है, ठीक है, रिक्रूट जो भी आपकी हम कह सकते हैं टीचरों को उनकी नियुक्ति करना है, या हम कह सकते हैं पोस्टिंग करना है या भर्ती करना है शिक्षकों की, वो कौन देखता है? राज्य सरकार देखती है, ठीक है। शिक्षा से संबंधित योजनाओं को ये जमीनी स्तरों पर लागू करती है, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या जाना, केंद्रीय सरकार क्या कर रही है? स्कूलों के अंदर जितनी भी स्कीम चल रही है, ठीक है, प्रोग्राम्स चल रहे हैं, उनको चलाने के लिए फंडिंग देती है। और राज्य सरकार क्या करती है? टीचरों की भर्ती के लिए, ठीक है, स्कूलों से संबंधित जितनी भी आपकी योजनाएं हैं, उन पे क्या करती है? ये खर्च करती है, ठीक है। तो राज्य सरकार अपना एक बड़ा बजट अपने बजट का एक बड़ा हिस्सा क्या करती है? शिक्षा पे खर्च करती है, जिससे आपकी स्थानीय स्तर पर जो भी आपका बुनियादी ढांचा जो है वो विकसित किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं केंद्र और राज्य सरकारों के बीच में किस तरीके से समन्वय होता है, यानी किस तरीके से कोऑर्डिनेशन ये लोग करते हैं। तो शिक्षा के क्षेत्र में जो आपकी केंद्रीय सरकार है, राज्य सरकार है, इन दोनों के बीच में ना सहयोग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्यों होता है? क्योंकि केंद्रीय सरकार नीति और वित्तीय सहायता प्रदान करती है, जबकि जो राज्य सरकार है वो इन नीतियों को लागू करती है। जैसा हम सभी ने पढ़ा है, पॉलिटी में भी पढ़ा है हमने, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस में भी पढ़ा है कि जो आपकी केंद्रीय सरकार होती है वो नीतियों को और नीतियां बनाती है, ठीक है, और वित्तीय सहायता प्रदान करती है, जबकि राज्य सरकार जो होती है उन नीतियों को वो इम्प्लीमेंट करती है, लागू करती है। तो इन समन्वय से शिक्षा योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन संभव होता है। यदि दोनों के बीच में तालमेल ना हो तो योजना पूरी तरीके से लाभप्रद नहीं हो सकती, यानी छात्रों तक उस योजनाओं का लाभ नहीं हो सकता अगर इन दोनों के बीच में अगर बैलेंस ना हो तो, ठीक है, कोऑर्डिनेशन ना हो तो। उसके बाद है आपका शिक्षा के निजीकरण का प्रभाव, यानी आपका क्या इम्पैक्ट पड़ता है प्राइवेटाइजेशन का, ठीक है। तो सबसे पहला जो आपका प्रभाव है वो है सकारात्मक प्रभाव। तो देखो, निजीकरण से जो आपकी शिक्षा का जो क्षेत्र है ना, इसमें निवेश बढ़ता है, जिससे बेहतर सुविधाएं, आधुनिक तकनीक, गुणवत्तापूर्ण शिक्षण और ये सारी चीजें आपको उपलब्ध देखने को मिलती है। इससे छात्रों को प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण मिलता है और शिक्षा की गुणवत्ता में भी सुधार होता है। वहीं अगर नकारात्मक प्रभाव की बात करें, जितने भी आपके निजी संस्थान है ना, वो ज्यादातर अपना फीस
ज्यादा फीस लेने के कारण ना जो गरीब बच्चे जो होते हैं, जो वंचित वर्ग के जो छात्र होते हैं, वो शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। ठीक है, शिक्षा से पीछे रह जाते हैं, मतलब शिक्षा वो ग्रहण नहीं कर पाते ज्यादा फीस होने के कारण। इससे समाज में क्या होता है कि शैक्षिक असमानता बढ़ती है और केवल आपको आर्थिक रूप से सक्षम वर्ग ही उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्राप्त कर पाता है। ठीक है, उसके बाद है आपका सामाजिक विभाजन यानी शोषण। इनइक्वालिटी की बात करें तो यहाँ पे निजीकरण के कारण क्या हो रहा है, समाज के अंदर ना दोहरी शिक्षा प्रणाली विकसित हो रही है। कैसे हो रही है कि एक उच्च गुणवत्ता वाली निजी शिक्षा और दूसरी ओर क्या है, संसाधनों वाली सरकारी शिक्षा। तो इससे क्या हो रहा है, समाज के अंदर एक विभाजन हो रहा है जिससे असमानता बढ़ रही है। उसके बाद है गुणवत्ता बनाम पहुंच, यानी आपकी क्वालिटी वर्सेस एसेस। ठीक है, अगर हम इसकी गुणवत्ता बनाम पहुंच की बात करें तो निजीकरण के कारण क्या हो रहा है, गुणवत्ता में तो सुधार ये करता है, बल्कि शिक्षा की जो पहुंच है ना उसको ये सीमित कर रहा है। ठीक है, शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार तो कर रहा है, लेकिन शिक्षा की पहुंच के अंदर क्या कर रहा है, सीमित कर रहा है। इसलिए जरूरी है कि शिक्षा की क्वालिटी के साथ साथ गुणवत्ता के साथ साथ समानता के बीच में भी हम संतुलन बनाए रखें। तो अगर हम इसके समग्र प्रभाव की बात करें तो केंद्र और राज्य सरकार की जो वित्तीय सहायता जो है ना, वो हमारे एजुकेशन सिस्टम को मजबूत बनाने में एक महत्वपूर्ण रोल निभाती है। वहीं अगर निजीकरण शिक्षा की बात करें तो ये क्या करती है, निजीकरण जो क्या करता है, शिक्षा की क्वालिटी को बनाए रखता है, ठीक है, बढ़ाता है, लेकिन समानता को चुनौती भी दे सकता है। इसलिए आवश्यक है कि सरकार उचित नियमन और आपका नीतियों के माध्यम से ही निजीकरण और नकारात्मक प्रभावों को नियंत्रित करे और सभी वर्गों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करे। ठीक है, अब हम बात करते हैं निष्कर्ष की। तो अगर हम निष्कर्ष की बात करें तो शिक्षा के क्षेत्र में जो भी आपकी केंद्र और राज्य सरकार जो है, वो वित्तीय भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण इसमें है। क्यों है, क्योंकि ये जो है ना एजुकेशन सिस्टम को आपके डेवलप भी कर रही है और साथ में उनका संचालन भी कर रही है। दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन भी कर रही है, शिक्षा की क्वालिटी को भी बढ़ा रही है, पहुंच को भी सुधार भी कर रही है। और दूसरी ओर अगर हम देखें जो शिक्षा का जो निजीकरण है ना, उसके अंदर दोहरी तलवार जो है वो इस तरीके से है कि एक ओर तो शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ रही है, लेकिन दूसरी ओर समानता को भी ये प्रभावित करता है। इसलिए आवश्यक है कि सरकार प्रभावी नीतियों और नियमों के माध्यम से शिक्षा को संतुलित बनाए रखे ताकि सभी वर्गों तक समान रूप से शिक्षा पहुंच पाए और क्वालिटी वाली शिक्षा आपकी सभी वर्गों तक पहुंच पाए। ठीक है, इसी के साथ हमारा प्रश्न नंबर 6 भी समाप्त होता है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 7 की। तो कोठारी आयोग के अनुसार सामान्य विद्यालय शिक्षा का दृष्टिकोण क्या था। ठीक है, या फिर हम ये क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है कि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी आपका NCERT, ठीक है, आपका जो NCERT जो है, ये स्कूली स्तर पर जो आपके शिक्षण सीखने की जो प्रक्रिया है उनको किस तरीके से बढ़ाता है, कैसे ये योगदान देता है। ठीक है, तो इसको समझते हैं। तो अगर हम बात करें कोठारी आयोग की, तो कोठारी आयोग जो था आपका 1964 से 1966 तक रहा। भारत में ये शिक्षा सुधार के लिए इसको बनाया गया। ठीक है, इंडिया के अंदर आपके एजुकेशन सिस्टम को सुधारने के लिए कोठारी आयोग बनाया गया, लाया गया। ठीक है, और जिसने क्या करा कि शिक्षा को एक राष्ट्रीय विकास का प्रमुख साधन माना। इसके अंदर आपको समान अवसर देखने को मिले, गुणवत्ता देखने को मिली, समावेशी शिक्षा प्रणाली की भी इस पे बात की गई। ठीक है, इस आयोग के अनुसार जो आपकी सामान्य विद्यालय शिक्षा जो है, यानी आपका कॉमन स्कूल सिस्टम जो है, उसका अर्थ क्या है कि ऐसी व्यवस्था जिसमें सभी बच्चों को उनकी सामाजिक, आर्थिक या सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना उन्हें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान हो। यानी आपका जो कॉमन स्कूल सिस्टम जो है वो एक ऐसी व्यवस्था है, ठीक है, ऐसी व्यवस्था है जिसमें सभी बच्चों को सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, चाहे वो किसी भी पृष्ठभूमि से आए, इसकी परवाह किए बिना सभी को समान रूप से शिक्षा दी जाएगी और क्वालिटी पूर्ण शिक्षा दी जाएगी। ठीक है, यानी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा आपको यहाँ पे दी जाएगी। तो इसी संदर्भ में अगर हम बात करें नेशनल काउंसिलिंग ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग की, तो ये क्या है, आपका राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद है। ये क्या है, आपका एक संस्थान है, एक प्रमुख संस्थान है जो स्कूल स्तर पर शिक्षण सीखने की जो प्रक्रिया है उनको बेहतर बनाने के लिए आपका पाठ्यक्रम विकास, शोध, प्रशिक्षण, शैक्षिक संसाधनों का क्या करता है, निर्माण करता है। ठीक है जी, अब हम बात करते हैं कोठारी आयोग की। तो कोठारी आयोग के अनुसार जो आपका सामान्य विद्यालय शिक्षा का जो दृष्टिकोण है वो क्या है। तो सबसे पहला पॉइंट आपका यहाँ पे क्या है कि समानता और सामाजिक न्याय, यानी आपकी इक्वालिटी एंड सोशल जस्टिस की अगर हम बात करें तो कोठारी आयोग ने शिक्षा में सभी को समान रूप से अवसर देने की बात कही। इसका जो उद्देश्य है वो क्या है कोठारी आयोग का, कि सभी बच्चे, चाहे वो किसी भी वर्ग के हो, जाति के हो, धर्म के हो, आर्थिक पृष्ठभूमि के हो, कहीं से भी वो आते हो, सभी को समान रूप से विद्यालय में शिक्षा मिलेगी
और सामाजिक असमानताओं को कम किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे समानता और सामाजिक न्याय की बात की गई। उसके बाद है आपका कॉमन स्कूल सिस्टम यानी समान विद्यालय प्रणाली की अगर हम बात करें तो ऐसी शिक्षा प्रणाली विकसित की जाएगी जिसमें निजी और सरकारी विद्यालयों के बीच गुणवत्ता का अंतर समाप्त हो जाएगा। सभी बच्चों को उनके निवास क्षेत्र के नजदीक स्थित स्कूल में शिक्षा प्रदान की जाएगी, जिससे शिक्षा में समानता और सामाजिक एकता को बढ़ावा मिलेगा। मतलब कि जो भी आपका कॉमन स्कूल सिस्टम है ना, कोठारी आयोग ने क्या बोला कि हम एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम बनाएंगे, ऐसा एजुकेशन सिस्टम को डेवलप करेंगे जिसमें आपका सरकारी और प्राइवेट दोनों स्कूलों की जो क्वालिटी है ना शिक्षा की, ठीक है, उसके बीच का जो अंतर है ना वो समाप्त हो जाएगा। यानी आपका निजी और सरकारी विद्यालयों के बीच की जो क्वालिटी है उसके बीच में अंतर समाप्त हो जाएगा। बच्चों को अब 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर की दूरी पे ही उनके निवास क्षेत्र के नजदीक ही उन्हें विद्यालय प्रोवाइड कराए जाएंगे, जिसके अंदर आपकी जो शिक्षा होगी वो बहुत ज्यादा अच्छी होगी। ठीक है, जिसके अंदर समानता और सामाजिक एकता को बढ़ावा मिलेगा, ऐसी शिक्षा हम प्रदान कराएंगे। ठीक है, ऐसा मानना था कोठारी आयोग का। उसके बाद है राष्ट्रीय एकता और लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास। तो कोठारी आयोग ने क्या कहा कि सामान्य विद्यालय शिक्षा यानी कॉमन स्कूल सिस्टम जो है आपका शिक्षा जो है उसके माध्यम से जितने भी हमारे स्टूडेंट है ना उनके अंदर एक राष्ट्रीय एकता, सामाजिक समरसता, लोकतांत्रिक मूल्यों को डेवलप करने पर इसमें जोर दिया गया। शिक्षा को केवल यहाँ पे आपके ज्ञान से ना मानकर, ज्ञान से ना जोड़कर, बल्कि नागरिकता को और नैतिक मूल्यों के विकास का भी यहाँ पे साधन माना गया। ठीक है, उसके बाद है आपका नेक्स्ट पॉइंट गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और सामान्य अवसर। तो ये आयोग ये भी बताता है कि केवल शिक्षा की उपलब्धता प्राप्त नहीं होती, ठीक है, बल्कि गुणवत्ता भी महत्वपूर्ण होती है। यानी आप सिर्फ एजुकेशन जो प्रोवाइड करा रहे हैं उसकी उपलब्धता ही जो है वो प्राप्त नहीं होती, बल्कि उसके अंदर की जो क्वालिटी है उसको भी इम्प्रूव करना जरूरी होता है। तो इसीलिए सभी स्कूलों में जितने भी आपके उच्च स्तर की जो शिक्षा है उसमें समान रूप से सुविधाएं उपलब्ध कराने पर जोर दिया गया। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है आपका व्यवहारिक और कार्यमुखी शिक्षा। तो कोठारी आयोग ने क्या कहा कि कोठारी आयोग ने शिक्षा को जीवन उपयोगी बनाने पर जोर दिया। यानी कोठारी कमीशन का मानना क्या था, कोठारी आयोग का, कि जो भी हम एजुकेशन देंगे वो ऐसी होनी चाहिए कि जो लाइफ टाइम तक उपयोगी सिद्ध हो, यानी जीवन उपयोगी हो। जिस एजुकेशन को पढ़ने के बाद आपको लगे कि हाँ ये आपकी रियल लाइफ में काम आ सकती है। ठीक है, इस पे इन्होंने जोर दिया। ज्यादातर इन्होंने वर्क एक्सपीरियंस पे जोर दिया। ठीक है, जिसमें आपकी व्यावसायिक शिक्षा को शामिल किया गया और सिफारिश की गई कि जितने भी आपके छात्र हैं वो समाज और कार्य क्षेत्र के लिए तैयार हो सके। ठीक है, अब हम बात करते हैं एनसीईआरटी की क्या भूमिका है शिक्षण सीखने की प्रक्रियाओं को बढ़ाने में। ठीक है, क्या योगदान रहा है। तो अगर हम एनसीईआरटी की भूमिका की बात करें तो देखो एनसीईआरटी क्या है, आपका एक पाठ्यक्रम और हम कह सकते हैं पाठ्य पुस्तकों का विकास करने के लिए बनाया गया है। ठीक है, पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तक विकास के लिए आपका जो नेशनल काउंसिलिंग ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग है, यानी राष्ट्रीय स्तर पर जितने भी आपके एनसीएफ बनते हैं, एनसीएफ मींस आपके पाठ्यक्रम नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जो होता है आपका, जिसको हम एनसीएफ के नाम से जानते हैं। एन मतलब आपका नेशनल, सी मतलब करिकुलम और एफ मतलब फ्रेमवर्क। ठीक है, जितने भी आपके नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क होते हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं, आपका एनसीईआरटी के अंतर्गत आते हैं। एनसीईआरटी क्या करता है, आपको पाठ्य पुस्तकें बताता है, आपका पूरा एक करिकुलम फ्रेम करता है कि जिसमें छात्रों की आयु, उनकी क्षमता को ध्यान में रख के बनाया जाता है। ठीक है, ताकि जो भी बच्चे सीख रहे हैं उसे सरल ढंग से वो सीखें और प्रभावी ढंग से सीखें। ठीक है, उसके बाद है शैक्षिक प्रशिक्षण और पेशेवर विकास। तो एनसीईआरटी जितने भी आपके टीचर्स है ना उनके लिए भी अलग अलग क्या करता है, प्रोग्राम्स आयोजित कराता है, जिससे टीचर्स को मॉडर्न जो मेथड है ना, मॉडर्न मेथड जो है टीचिंग के, वो अपनाकर वो स्टूडेंट्स को एक इफेक्टिव टीचिंग दे पाए, इफेक्टिव एजुकेशन दे पाए, अच्छे ढंग से प्रभावी ढंग से पढ़ा पाए। ठीक है, उसके बाद है आपका शैक्षिक अनुसंधान और नवाचार। यानी आपके जितने भी एजुकेशन के जो इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो हैं, जो इनोवेशन जो है शिक्षा के क्षेत्र में, वो भी ये करता है। यानी ये जो संस्था है वो शिक्षा के क्षेत्र में आपकी रिसर्च करती है, रिसर्च का भी काम करती है, नए नए आपके मेथड्स लेकर आती है, टीचिंग मेथड्स लेकर आती है, टेक्नोलॉजीज को प्रोवाइड कराती है, नए इनोवेशन को शामिल करती है, ताकि आपका एजुकेशन सिस्टम जो है वो और भी ज्यादा इफेक्टिव बन पाए। उसके बाद है शिक्षण अधिगम सामग्री का विकास। तो एनसीईआरटी क्या करती है, आपकी शिक्षण अधिगम सामग्री भी बनाती है। यानी आपका एजुकेशन हम कह सकते हैं लर्निंग मटेरियल,
ठीक है। लर्निंग मटेरियल भी ये प्रोवाइड कराती है, जिसमें आपके डिजिटल साधनों में आपका ऑडियो हो गया, वीडियो हो गया, ठीक है, मतलब जितने भी आपकी सहायक सामग्री होती है ना, जिसको हम सपोर्ट मटेरियल के नाम से भी जानते हैं, ये सब प्रोवाइड कराया जाता है स्टूडेंट्स को, ताकि उनकी जो सीखने की जो प्रक्रिया है वो और भी ज्यादा रोचक हो सके, इंटरेस्टिंग हो सके और प्रभावी हो सके, इफेक्टिव हो सके। ठीक है। उसके बाद है आपका समावेशी और बाल केंद्रित शिक्षा को भी ये बढ़ावा देते हैं। एनसीईआरटी नीतियां और समग्र शिक्षा जो है उसको भी ये विकसित करने के लिए छात्रों को ध्यान में रखते हुए, स्पेशली जो आपके विशेष आवश्यकता वाले जो बच्चे हैं उनके लिए उपयुक्त हो, यह बाल केंद्रीय और समावेशी शिक्षा को भी ये क्या करता है, प्रभावित करता है। उसके बाद है आपका ऑल ओवर इम्पैक्ट की अगर हम बात करें तो आपका जो कोठारी आयोग जो था वो सामान्य विद्यालयी शिक्षा का दृष्टिकोण में समानता, गुणवत्ता को बढ़ावा देना और एनसीईआरटी के जितने भी आपके उद्देश्य हैं, उद्देश्यों को व्यवहार में लागू करने के लिए भूमिका ये निभाता है। और एनसीईआरटी के द्वारा क्या किया जाता है, आपका पाठ्यक्रम, प्रशिक्षण, संसाधन, इन सबको क्या करा जाता है, उसमें सुधार लाया जाता है, शिक्षा प्रणाली को और भी ज्यादा आपकी मजबूत बनाया जाता है। उसके बाद है आपका निष्कर्ष। निष्कर्ष क्या कहता है कि जो कोठारी आयोग जो है ना, वो आपकी विद्यालय शिक्षा का एक दृष्टिकोण आपको देता है। ठीक है। भारतीय शिक्षा प्रणाली में आपकी समानता, गुणवत्ता, सामाजिक न्याय, ये सब स्थापित करने के लिए आपको एक महत्वपूर्ण दिशा देता है, महत्वपूर्ण कदम उठाता है और शिक्षा को राष्ट्रीय विकास और सामाजिक एकता का आधार मानता है। वहीं दूसरी ओर नेशनल काउंसिलिंग ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग की बात करें तो ये क्या करता है, जितने भी अपने ये प्रिंसिपल देता है उसे व्यवहार में लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके द्वारा जितना भी आपका विकसित पाठ्यक्रम है, प्रशिक्षण है, शोध कार्य है, शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने में ये क्या करता है, सहायक होता है। यदि दोनों सिद्धांत और प्रयास प्रभावी ढंग से लागू किए जाए तो भारतीय शिक्षा प्रणाली अधिक समावेशी, गुणवत्तापूर्ण और वैश्विक स्तर पर क्या हो सकती है, प्रतिस्पर्धी बन सकती है। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8 पर। प्रश्न नंबर 8 जो है आपका वो ये है कि पारंपरिक नियमित विश्वविद्यालयों और मुक्त विश्वविद्यालयों के बीच में क्या अंतर है, ये अंतर छात्रों के सीखने और अनुभव और परिणामों को कैसे प्रभावित करते हैं। वहीं अगर हम दूसरे प्रश्न की बात करें तो विभिन्न प्रकार के विश्वविद्यालयों की विशिष्ट विशेषताएं और भूमिकाएं क्या है, ये अंतर उनके शैक्षिक मिशन, छात्र अनुभव और समाज में योगदान देने के लिए कैसे प्रभावित करते हैं। तो अगर हम बात करें आपकी यूनिवर्सिटीज की, ठीक है, विश्वविद्यालयों की बात करें तो विश्वविद्यालय यानी यूनिवर्सिटी आपकी उच्च शिक्षा का एक संस्थान होती है, जहाँ पे छात्रों को एक उन्नत शिक्षा मिलती है, शोध के अवसर मिलते हैं, व्यावसायिक दक्षता प्रदान की जाती है। ठीक है। जो आपकी यूनिवर्सिटीज होती है उनका उद्देश्य केवल आपको डिग्री देना नहीं होता, बल्कि छात्रों के लिए बौद्धिक, सामाजिक, नैतिक विकास को भी शामिल इसमें करना होता है। भारत में जितने भी आपकी यूनिवर्सिटीज हैं वो विभिन्न प्रकार की है। कई ऐसी हैं जो पारंपरिक नियमित रूप से चलती है यानी आपकी रेगुलर यूनिवर्सिटीज, कई ऐसी हैं जो आपकी ओपन यूनिवर्सिटीज हैं। ठीक है। तो पारंपरिक यानी आपकी जो रेगुलर यूनिवर्सिटीज जो हैं इसके अंदर आपकी नियमित क्लासेस होती हैं। जैसे आपने देखा ही होगा, रेगुलर, अगर आप रेगुलर से कॉलेज करते हैं सपोज दैट, तो आपकी जो क्लासेस होती हैं वो रेगुलर चलती है। ठीक है। और औपचारिक शिक्षण पद्धति पे इसमें ज्यादातर जोर दिया जाता है। वहीं अगर हम ओपन यूनिवर्सिटीज की बात करें तो मुक्त शिक्षा, हम कह सकते हैं मुक्त विश्वविद्यालय, लचीली और दूर स्थित शिक्षा जो होती है आपकी यानी डिस्टेंस लर्निंग जो है वो भी हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। ठीक है। इसके बाद है आपका इन दोनों के बीच में अंतर जो है ना, वो छात्रों को सीखने के लिए, अनुभव करने के लिए, परिणाम और समाज में योगदान के लिए भी महत्वपूर्ण भूमिका ये निभाते हैं। तो अगर हम बात करें इन दोनों के बीच की डिफरेंस की, रेगुलर यूनिवर्सिटी और ओपन यूनिवर्सिटी के बीच में क्या होता है, मोड ऑफ लर्निंग यानी शिक्षा पद्धति का मेजर डिफरेंस होता है। जैसा आपको पता ही है नाम से, फेस टू फेस यहाँ पे लर्निंग होती है, कहाँ पर, आपकी रेगुलर यूनिवर्सिटीज में। ठीक है। वहीं अगर हम ओपन यूनिवर्सिटीज की बात करें तो यहाँ पे डिस्टेंस लर्निंग यानी आपका ऑनलाइन मोड के माध्यम से आपको यहाँ पे पढ़ाया जाता है। ठीक है। दूसरे डिस्टेंस की बात करें, ठीक है, दूसरे अंतर की बात करें तो यहाँ पे लचीलेपन की बात करें तो लचीलापन क्या है कि नियमित विश्वविद्यालयों में जो भी आपका टाइम टेबल है, पाठ्यक्रम जो है वो टाइम टू टाइम अपडेट होते रहते हैं। ठीक है, रेगुलर यूनिवर्सिटीज में। वहीं अगर हम ओपन यूनिवर्सिटीज की बात करें तो यहाँ पे आपको इतनी स्वतंत्रता नहीं होती है। उसके बाद है परिवेश प्रक्रिया यानी एडमिशन का क्राइटेरिया क्या होता है। जो आपकी रेगुलर यूनिवर्सिटीज होती है यहाँ पे आपके कड़े मानदंड होते हैं प्रवेश के लिए। वहीं अगर हम आपकी ओपन यूनिवर्सिटीज की बात करें तो यहाँ पे आपका जो प्रोसेस रहता है एडमिशन का वो बहुत ज़्यादा ईजी रहता है और समावेशी होता है, जिससे कई लोग जो होते हैं उन्हें एजुकेशन के अवसर मिलते हैं। अब हम बात करें स्टूडेंट एक्सपीरियंस की, छात्र अनुभव की, तो यहाँ पे जितने भी आपके रेगुलर यूनिवर्सिटी के जो छात्र होते हैं वो कैंपस जीवन और सहकर्मी पाठ्यक्रम गतिविधियाँ, ये सारी चीज़ों का उन्हें अनुभव मिलता है। वहीं अगर हम ओपन यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स की बात करें तो ये सब उनके लिए क्या होते हैं, जितने भी उनके एक्सपीरियंसेस होते हैं वो लिमिटेड होते हैं,
क्योंकि वहाँ पे स्वयं अध्ययन पर आधारित होता है, यानी सेल्फ स्टडी पे ही ये बेस्ड होता है। उसके बाद है असेसमेंट और आउटकम की बात करें तो आपका मूल्यांकन और परिणाम यहाँ पे क्या होते हैं कि जो रेगुलर यूनिवर्सिटीज होती है उनका सतत मूल्यांकन चलता है, ठीक है, और प्रत्यक्ष परीक्षा प्रणाली भी होती है। वहीं अगर ओपन यूनिवर्सिटी की बात करें तो यहाँ पे आपका असाइनमेंट आपको भरना पड़ता है टर्म एंड परीक्षा के लिए, जो यहाँ पे ज्यादातर दिया जाता है। तो ये सारे परिणाम के अंदर हमें अंतर देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं विभिन्न प्रकार के यूनिवर्सिटियों की क्या क्या विशेषताएं होती है, क्या क्या भूमिका होती है। देखो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज जो होती है ना, ये सरकार, केंद्र सरकार के द्वारा चलाई जाती है, स्थापित की जाती है, और इनका उद्देश्य क्या होता है, राष्ट्रीय स्तर पर जो आपकी शिक्षा जो है उसके अंदर शोध को बढ़ावा देना और राष्ट्रीय स्तर पर गुणवत्ता बढ़ाना। वहीं अगर हम राज्य विश्वविद्यालय की बात करें यानी स्टेट यूनिवर्सिटीज की बात करें तो ये राज्य सरकार के द्वारा चलाई जाती है, क्षेत्रीय स्तर पर चलाई जाती है, और इनका जो फोकस होता है स्थानीय आवश्यकताओं को और छात्रों की पहुंच को ध्यान में रखते हुए इसमें बढ़ाया जाता है। वहीं हम प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की बात करें तो ये क्या होती है, निजी संस्थान जो होते हैं ना, वो अक्सर आपके जितने भी आधुनिक सुविधाएं हैं, जो भी आपका व्यवसायिक पाठ्यक्रम है, इन सबको ध्यान में रख के एस्टेब्लिश किए जाते हैं, स्थापित किए जाते हैं। इसकी जो फीस होती है वो अधिक होने के कारण सभी के लिए क्या होती है, कंफर्टेबल नहीं होती, अफोर्डेबल नहीं होती, ठीक है। उसके बाद है आपका ओपन यूनिवर्सिटीज। ओपन यूनिवर्सिटीज की बात करें तो जिसमें हमारा इग्नू आता है, ठीक है, जिसको हम इंदिरा गांधी नेशनल यूनिवर्सिटी के नाम, मतलब इग्नू मीन्स जो आप इग्नू की जो फुल फॉर्म है आपकी वो ये है, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटीज, ठीक है। अगर हम ओपन यूनिवर्सिटीज की बात करें तो हमारे भारत के अंदर सबसे बड़ी यूनिवर्सिटीज ये मानी जाती है इग्नू, ठीक है। इग्नू माना जाता है हमारा सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी भारत के अंदर, ठीक है। तो ये क्या करती है, जितने भी आपके दूर स्तर जो शिक्षा होती है ना, जिनकी पहुंच नहीं हो पाती है, जो रेगुलर कॉलेज नहीं कर पाते किसी समस्या के कारण या किसी वजह के कारण, तो ये क्या करता है, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी क्या करता है, उन्हें दूर रहकर भी शिक्षा प्रदान करने में सहायता करता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इन अंतरों का छात्रों पर और समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है। सबसे पहला प्रभाव क्या है, सीखने के अनुभव पर प्रभाव पड़ता है। जैसे मैंने भी आपको बताया, जो रेगुलर यूनिवर्सिटीज होती है उसमें रेगुलर क्लासेस होती है, वहाँ का एक्सपीरियंस भी अलग होता है। वहीं ओपन यूनिवर्सिटी की बात करें तो यहाँ पे आपको सिर्फ असाइनमेंट सबमिट करने होते हैं, टर्म एंड परीक्षा देने जाना पड़ता है। तो इससे क्या होता है, जो छात्र जो होते हैं ना ओपन यूनिवर्सिटी के, उनका जो एक्सपीरियंस होता है वो भी लिमिटेड ही होता है। शैक्षिक परिणामों की अगर हम बात करें, यानी आपके एजुकेशन के उसमें रिजल्ट्स की अगर हम बात करें, तो जो आपकी रेगुलर कॉलेजेस होते हैं ना, वहाँ पे जितने भी आपके छात्र जो होते हैं वो ज़्यादातर मतलब संचालित वातावरण में पढ़ते हैं, जिससे उनके जो शैक्षिक परिणाम जो होते हैं वो और भी ज़्यादा स्थिर होते हैं, ठीक है। उसके बाद आपकी सामाजिक और आर्थिक प्रभाव की बात करें तो जितने भी आपकी ओपन यूनिवर्सिटीज़ हैं ये अधिक समावेशी होते हैं, यानी जो भी कामकाजी वर्ग के जो लोग होते हैं या जिनकी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं होती है, उनके लिए ज़्यादा बेस्ट रहता है, क्योंकि जितनी भी आपकी रेगुलर यूनिवर्सिटीज़ होती है ना, वो सामाजिक नेटवर्क और आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट में सहायक होते हैं। समाज में योगदान की बात करें तो इसके अंदर दोनों ही यूनिवर्सिटी क्या है, दोनों यूनिवर्सिटियां मिलकर क्या कर रही हैं, रेगुलर यूनिवर्सिटी हो चाहे आपकी ओपन यूनिवर्सिटी हो, ये दोनों ही शिक्षा के अंदर रिसर्च को बढ़ावा दे रही है, इनोवेशन को बढ़ावा दे रही है, और यूनिवर्सिटी के अंदर लोकतंत्रीकरण को भी ये बढ़ावा दे रही है, ठीक है। अंत में निष्कर्ष क्या निकलता है कि जो भी आपकी रेगुलर यूनिवर्सिटीज है, ओपन यूनिवर्सिटी है, दोनों ही एजुकेशन सिस्टम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इनके उद्देश्य भी अलग है, कार्य प्रणाली भी अलग है, और दोनों के बीच में संवादात्मक शिक्षा भी जो है वो अलग अलग प्रदान ये करते हैं, और इन्हीं कारणों से छात्रों को सीखने के अनुभव, परिणाम और समाज में भी योगदान अलग अलग होते हैं, ठीक है। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 9 की अगर हम बात करें तो जितने भी आपके निजी विद्यालय हैं, निजी विद्यालयों के लिए नियामक ढांचे से जुड़ी चुनौतियां और विवाद क्या है, यह शैक्षिक परिदृश्य को कैसे प्रभावित करते हैं। या फिर ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, छात्र शिक्षक अनुपात यानी स्टूडेंट टीचर रेशियो कक्षा में जो है वो सीखने की जो शैक्षिक शिक्षण की जो प्रक्रिया है उसको कैसे प्रभावित करता है। तो देखो, शिक्षा प्रणाली के अंदर, एजुकेशन सिस्टम के अंदर जो आपका रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जो है उसको बनाए रखना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, जिसके अंदर आपका छात्र शिक्षक अनुपात जो है वो शामिल होता है, स्टूडेंट टीचर रेशियो, यानी इसका मीनिंग क्या है यहाँ पे कि जो आपके टीचर्स हैं और जो छात्र हैं उन दोनों की संख्याओं से है, रेशियो से है, ठीक है। जो कक्षा के अंदर जो भी आपकी शिक्षण सीखने की जो गुणवत्ता है उसको ये क्या देता है, एक महत्वपूर्ण संकेतक देता है, इंडिकेटर देता है। तो आज के समय में जितने भी हमारे प्राइवेट स्कूल्स है ना, उसके अंदर एक चुनौतियां हैं, उनके अंदर एक विवाद है
किसको लेकर? छात्र शिक्षक अनुपात को लेकर। ठीक है, शिक्षा की गुणवत्ता और छात्रों के अधिगम परिणामों को भी ये क्या करता है? सीधा प्रभावित करता है। तो अगर हम इसे डिटेल में समझे तो निजी विद्यालयों के जो नियमांक जो होते हैं ना, ढांचे से जुड़ी जो चुनौतियां हैं वो कौन कौन सी है, विवाद कौन से हैं, ये समझते हैं। तो सबसे पहला क्या आता है आपका? शुल्क नियंत्रण और व्यवसायीकरण, यानी फी रेगुलेशन और आपका जो कमर्शियलाइजेशन जो है इसके अंदर ये आता है। यानी जितने भी आपके प्राइवेट स्कूल्स जो होते हैं वो सबसे ज्यादा वसूली करते हैं, यानी सबसे ज्यादा फीस वसूलते हैं। एक सबसे बड़ी समस्या है। सरकार के द्वारा जो भी शुल्क दिया जाता है वो नियंत्रण के प्रयासों और विद्यालयों की स्वच्छता के बीच में क्या करता है? एक टकराव दिखाता है। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें नियमन बनाम स्वच्छता की, तो सरकारी नियमों और निजी विद्यालयों की स्वतंत्रता के बीच संतुलन बनाना एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। अत्यधिक नियमन से नवाचार प्रभावित हो सकता है, जबकि कम नियमन से गुणवत्ता पारदर्शी प्रश्न उठाए जा सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही आपका इसमें क्वालिटी डिस्पेरिटी की अगर हम बात करें, यानी आपकी गुणवत्ता में असमानता की बात करें, तो कई ऐसे आपके जो प्राइवेट स्कूल्स जो है वो इतनी क्वालिटी वाली शिक्षा आपको प्रदान नहीं करते। कुछ ही होते हैं जो आपको उच्च स्तर पर सारी सुविधाएं देते हैं। तो यहाँ पे गुणवत्ता में भी हमें असमानता देखने को मिलती है। वही बात करें पारदर्शिता और जवाबदेही की, तो कई ऐसे स्कूल्स होते हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स, जो वित्तीय और प्रशासनिक पारदर्शिता का अभाव के कारण जो पेरेंट्स होते हैं और जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके विश्वासों को क्या करते हैं? वो प्रभावित करते हैं। तो कानूनी विवाद और नीतिगत अस्पष्टता की बात करें तो यहाँ पे निजी विद्यालयों से संबंधित कई मुद्दे, जैसे आपका फीस निर्धारण है, ठीक है, एडमिशन प्रोसेस है, और जितने भी आपके अक्सर जो भी आपके यहाँ पे मुद्दे हैं, ये सारे के सारे न्यायालयों में विवाद का कारण बनते हैं। ठीक है, तो अलग अलग नियमों की समस्या यहाँ पे हमें देखने को मिलती है। वहीं अगर बात करें छात्र शिक्षक अनुपात का शिक्षण सीखने की प्रक्रिया का प्रभाव की, तो यहाँ पे देखो व्यक्तिगत ध्यान की जरूरत होती है, यानी इंडिविजुअल अटेंशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे बैलेंस कर पाना बहुत मुश्किल होता है। हर टीचर को हर स्टूडेंट पर व्यक्तिगत इंडिविजुअली ध्यान दे पाना, उसके लिए समझ और उसका प्रदर्शन के अंदर सुधार कर पाना, ये बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। ठीक है, क्लासरूम मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो अधिक छात्र वाले जो क्लास जो होती है, कक्षा जो होती है, उसके अंदर अनुशासन को, डिसिप्लिन को और मैनेजमेंट को करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है एक शिक्षक के लिए। ठीक है, अधिगम परिणाम की बात करें, यानी आपके लर्निंग आउटकम की बात करें, तो कम अनुपात वाली कक्षाओं के अंदर अधिगम के जो परिणाम जो है ना, यानी लर्निंग आउटकम जो है वो बेहतर आपको देखने को मिलते हैं। वहीं अगर हम बात करें अधिक रेशो वाले या अधिक अनुपात वाली कक्षाओं में छात्रों की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे हमें लर्निंग आउटकम उतने अच्छे देखने को नहीं मिलते। ठीक है, शिक्षक पर कार्यभार की अगर हम बात करें तो टीचर वर्कलोड बहुत ज़्यादा होने के कारण कई बार उचित अनुपात में शिक्षक अधिक कार्य कुशलता से वो काम नहीं कर पाते हैं। ठीक है, समावेशी शिक्षा की बात करें तो यहाँ पे इंक्लूसिव एजुकेशन की अगर हम बात करें, जितने भी हमारे विशेष आवश्यकता वाले जो छात्र हैं उनके लिए कम छात्र शिक्षक अनुपात आवश्यक होता है, जिससे उन्हें आवश्यकता और सहायता दोनों ही मिल पाती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं ऑल ओवर इम्पैक्ट की। तो निजी विद्यालय जो है ना, वो नियमित ढांचों की कमजोरियां जो है, जैसे आपकी शिक्षा में असमानता है, व्यवसायीकरण है, गुणवत्ता समस्या है। ठीक है, दूसरी ओर अगर हम बात करें छात्र शिक्षक अनुपात की, तो इसमें आपका जो असंतुलन जो है, शिक्षण सीखने की जो प्रक्रिया जो है उसको ये प्रभावित करता है, कमजोर बनाता है। वहीं अगर हम इसके निष्कर्ष की बात करें तो निजी विद्यालयों के नियामक जो ढांचे होते हैं उनके सामने बहुत सारी चुनौतियां होती है। जैसे आपका अभी हमने बात करी, छात्र शिक्षक अनुपात दोनों ही क्या है? शिक्षा की गुणवत्ता और समानता को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण कारक हैं। निजी विद्यालयों में उचित नियमन, पारदर्शिता, जवाबदेही सुनिश्चित करना आवश्यक होता है, जबकि कक्षा में संतुलित छात्र शिक्षक अनुपात बनाए रखना उतना ही महत्वपूर्ण होता है। यदि दोनों क्षेत्रों में सुधार किया जाए तो शिक्षा प्रणाली अधिक प्रभावी, न्यायसंगत और गुणवत्तापूर्ण बन सकती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 10 की। प्रश्न नंबर 10 में आपसे पूछा जा सकता है कि राज्य आपको टिप्पणी लिखने के लिए आपसे बोला जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे पहला जो है क्या दिया गया है? राज्य बोर्ड की भूमिकाएं और जिम्मेदारी बतानी है। दूसरा है आपका प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण पर शिक्षा का अधिकार अधिनियम, यानी आपका RTI जो है आपका 2009, ठीक है, जो है उसको बताना है। और इसके बाद है आपका सामान्य विद्यालय प्रणाली, यानी कॉमन स्कूली सिस्टम के बारे में बताना है। और फिर है आपका विश्वविद्यालय अनुदान के बारे में बताना है, यानी UGC के बारे में आपको यहाँ पे बताना है। तो सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। राज्य बोर्ड
की अगर हम भूमिका की बात करें, जिम्मेदारी की बात करें, तो देखो राज्य बोर्ड जो है ना वो शिक्षा के प्रशासन और प्रबंधन के लिए जिम्मेदार होता है। ये बोर्ड जो होता है वो स्कूलों के लिए पाठ्यक्रम तैयार करता है, पाठ्य पुस्तकों को चूज करता है, परीक्षाओं का आयोजन कराता है, नई नई पॉलिसीज को बनाता है, स्थानीय भाषाओं का ध्यान में रखते हुए जितनी भी आपकी क्षेत्रीय आवश्यकता है उसको ध्यान में रखते हुए नीतियों को निर्धारित करता है, नई पॉलिसीज को बनाता है, जिससे छात्र अपनी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से भी जुड़े रहें और साथ ही साथ शिक्षा से भी बने रहें। इसके अलावा जो आपका राज्य बोर्ड जो होता है वो विद्यालयों की मान्यता, निरीक्षण और गुणवत्ता नियंत्रण का भी कार्य ये करता है। ठीक है, उसके बाद है आपका बी पार्ट, जिसमें बोला गया है 2009 का हमें प्रभाव बताना, यानी शिक्षा का जो अधिकार है, अधिनियम जो है 2009 उसके बारे में बताना है। यानी राइट टू एजुकेशन एक्ट की अगर हम बात करें तो इसके अंदर क्या बोला गया था कि भारत के अंदर जो 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनके लिए आपकी फ्री एजुकेशन रहेगी। ठीक है, इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य क्या था, जो भी आपकी प्रारंभिक शिक्षा का जो सार्वभौमिकरण जो था, एलिमेंट्री एजुकेशन का यूनिवर्सलाइजेशन इसमें किया गया था। और इस अधिनियम के प्रभाव से जितने भी आपके स्कूल्स हैं उसमें एडमिशन और उपस्थिति दर बहुत ज्यादा इंक्रीजमेंट उसमें हमें देखने को मिला था। ज्यादातर उसमें आपके जितने भी कमजोर वर्ग के जो बच्चे थे, जो आर्थिक रूप से कमजोर थे, उनका हमें उनकी जो उपस्थिति की जो दर है वो बहुत ज्यादा हमें देखने को मिली थी। ठीक है, 25% जो सीटें जो थी वो गरीब बच्चों की गुणवत्ता प्राप्त शिक्षा के लिए प्रदान की गई थी। और इसके सामने कुछ चुनौतियां भी आई थी, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि कोई भी पॉलिसीज बनती है तो उसके सामने सबसे पहली चुनौती होती है संसाधनों की कमी और शिक्षक छात्र अनुपात की समस्या, बुनियादी सुविधाओं का अभाव। फिर भी ये जो अधिनियम था ना वो शिक्षा के अधिकार को सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण कदम उठाता है। ठीक है, उसके बाद सी पार्ट जो है आपका वो क्या है, कॉमन स्कूल सिस्टम। कॉमन स्कूल सिस्टम की अगर हम बात करें तो कोठारी आयोग द्वारा ये बनाया गया था, जिसका उद्देश्य क्या था कि शिक्षा के अंदर सभी के लिए समानता हो, सामाजिक न्याय को इसमें बढ़ावा दिया गया और इस प्रणाली के अंदर जितने भी बच्चे हैं उनकी सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना सभी को क्वालिटी वाली एजुकेशन दी जाएगी, इसमें ये बात बोली गई थी। उसके बाद है आपका यूजीसी, जिसको हम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नाम से भी जानते हैं। तो यूजीसी की अगर हम बात करें तो भारत के अंदर जो भी आपकी उच्च शिक्षा जो है उसके विकास और समन्वय के लिए ये एक आपकी प्रमुख संस्था है। ठीक है, इसका जो मुख्य जो कार्य है वो विश्वविद्यालयों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है, उनकी गुणवत्ता सुनिश्चित करना है और शिक्षा के मानकों को बनाए रखना है। ठीक है, यूजीसी जो है आपका वो विश्वविद्यालयों को क्या करता है, फंडिंग देता है ताकि जितने भी आपके नए पाठ्यक्रम जो है उन्हें मंजूरी देता है। ठीक है, और साथ ही साथ आपकी रिसर्च को भी बढ़ावा देता है और ये संस्थान जो है आपके वो दिशा निर्देश निर्धारित करने और शिक्षा प्रणाली में एक रूपता बनाए रखने का भी प्रयास करते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इसी के साथ आपका जो गिव अवे के जो क्वेश्चन है वो मैं आपको बता देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 जो है गिव अवे का वो ये है कि भारत के अंदर जो आपकी एजुकेशन जो पॉलिसी जो है, ठीक है, शैक्षिक नीतियां जो है उनका जो उद्देश्य है वो क्या है। ठीक है, आपकी जो एजुकेशन पॉलिसी जो है, एजुकेशन पॉलिसी का एम जो है वो क्या है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन ये है आपका कि एम क्या है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो ये है कि एजुकेशन पॉलिसी में इक्वालिटी का मतलब क्या है। ठीक है, जो भी हमारी एजुकेशन पॉलिसी जो है, शैक्षिक नीतियां जो है, एजुकेशन पॉलिसी में इक्वालिटी का मतलब क्या है। इक्वालिटी का मतलब क्या है। ठीक है, उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 3 वो ये है कि क्लासरूम प्रैक्टिस का मीनिंग यहाँ पे क्या है। अभी हमने जाना ना कि क्लासरूम प्रैक्टिस जो है यहाँ पे, क्लासरूम प्रैक्टिस, ठीक है, एक सेकंड, क्लासरूम प्रैक्टिस का यहाँ पे मतलब क्या है। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं यहाँ पे मीनिंग क्या है। तो ये जो है आपके, ये तीनों की तीनों आपके गिव अवे के क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट्स ये थे आपके एजुकेशन इन इंडिया पॉलिसी एंड प्रैक्टिस के टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर जो एग्जाम में डायरेक्टली आ सकते हैं। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप सभी ने इन्हें बहुत ध्यान से समझा होगा, पढ़ा होगा और अपनी प्रिपरेशन को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर लिया होगा। और याद रखो हमारे लेक्चर सभी फ्री होते हैं, लेकिन अगर आप सभी
इन लेक्चर के वेल ऑर्गेनाइज्ड नोट्स परचेज करना चाहते हैं जो एग्जाम के लिए एकदम परफेक्ट है, तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है हमारी वेबसाइट का, आप वहां से जाके नोट्स को परचेज कर सकते हैं और अपने नोट्स को सिक्योर करके भी रख सकते हैं। और हाँ, ये वीडियो में और हाँ, हर वीडियो में आपका गिव अवे का जो क्वेश्चन होता है वो रहता है, तो वीडियो के बीच में पूछे गए क्वेश्चंस के लिए आप रेडी रहिएगा। और 3 लकी विनर्स को हम फ्री नोट्स जो हैं वो प्रोवाइड कराते हैं, तो हो सकता है कि आप भी उनमें से एक हो। अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आई हो, लेक्चर हेल्पफुल लगा हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। एंड हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके ज़रूर रख लीजिएगा, ताकि आप सभी को एग्जाम ओरिएंटेड फोकस वीडियोस सभी मिलते रहें और DU से रिलेटेड अपडेट्स भी आपको, सारी इंपॉर्टेंट लेक्चर के गिव अवे के विनर्स भी, सारी चीज़ें आपको वहाँ पे मिलती रहे। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।